2011, right? From Chandigarh. Then we started in 2015 in Patiala also. यूको पंजाबी यूनिवर्सिटी के जितने भी सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई हायर स्टडीज डोमेन में गया है, या कोई जूनियर इंजीनियर लगा हुआ है, या सब डिवीजन इंजीनियर लगा है, या इंजीनियरिंग सर्विसेज में गया है, 99% स्टूडेंट वो इंजीनियर्स करियर पॉइंट से गए। मे भी शायद आप लोगों ने काफी ने इंजीनियर्स करियर पॉइंट का नाम सुना होगा, या योरपीडिया जो हमने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने 2017 में स्टार्ट किया था, तो उसमें के थ्रू भी बहुत अवेयरनेस है स्टूडेंट में कि दैट यस योरपीडिया इज डूइंग सम डिफरेंट वे, कि जो ऑल्दो कि ऑनलाइन में बहुत प्लेटफॉर्म है लेकिन योरपीडिया का थोड़ा कंट्रीब्यूशन डिफरेंट वे में है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मेरा यहां पे आ जाने का पर्पस क्या है, बिकॉज तभी आपको दिमाग में वो एक माइंडसेट बैठेगा कि अच्छा किस पर्पस से सर यहाँ पे आए हैं। ठीक है, कोचिंग से हैं हम लोग, बिजनेस रन कर रहे हैं और वो एक साइड पे है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है अवेयरनेस, राइट? अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं कि यार ये बताइए कि आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन क्यों की, मेरे को लगता है कि मोर देन 90% बच्चों का आंसर ये होगा कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमें जेई लगना है या हमें एसडीओ लगना है। मोर देन 90% बच्चों का यही होगा। लेकिन अब ट्रबल क्या आता है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा कि कभी होगा कि एग्जाम नहीं क्लिक कर रहा है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे, या ज्वाइन करने के बाद ये लगेगा यार ये तो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, और मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब आप लोग मेजोरिटी जो यहाँ पे सेकंड ईयर में बैठे हैं, आगे शायद जो है वो थर्ड ईयर से हैं, तो मेरा यहाँ पे आने का पर्पस ये है कि बीइंग द बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, आपके पास बीटेक जब आप सिविल कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास करियर का क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होता है, मोटा मोटा हमें आइडिया होगा। वो शुरू में भी मैं वहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। लेकिन अगर हम इनसाइट में जाएंगे ना, अंदर जाएंगे उन चीजों के, वहां पे बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो मेरा आज आने का पर्पस ये है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है डिसीजन बनाने के लिए, या एक चीज एक ट्रैक पे आने के लिए क्या क्या मेरे रास्ते हैं और मेरे को कौन सा रास्ता चूज करना है, वो सारे डिसीजन लेने, क्योंकि अभी तक मेजोरिटी जैसे मैंने बोला 90% स्टूडेंट को यही रास्ता पता है कि सर मेरे को जेई लगना है, मेरे को एसडीओ लगना है अपनी स्टेट के अंदर, राइट? लेकिन मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वो जो रास्ते हैं उन रास्तों तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, मैं रास्ते इजी है या डिफिकल्ट है, वो सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, राइट? तो अब मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें कितना का पता है कि बीटेक जब आप सिविल इंजीनियरिंग कर लेंगे तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। पहले तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या होती है, हमारे पास जॉब का ऑप्शन होता है। बीटेक के बाद हम लोग जॉब कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रिस्पॉन्सिव रखना, जितना रिस्पॉन्स देंगे ना ये उतना मेरे को एनर्जी मिलेगा। पहला जॉब का ऑप्शन है, यस और नो। दूसरा हायर स्टडीज का ऑप्शन है, तीसरा बिजनेस। यही 3 कैटेगरीज है ब्रॉडर वे में, इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है। उसके बाद अब इसके आगे पार्ट्स देखते हैं क्या है। अगर मैं बात करूं जॉब में, तो जॉब में किस किस टाइप का जॉब होता है आपके पास? प्राइवेट जॉब होता है, ठीक है जी, गवर्नमेंट जॉब होता है, और तीसरा टाइप ऑफ जॉब पब्लिक सेक्टर। दिमाग में आएगा कि सर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब ही तो होती है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। ये पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का शेयर होता है। पब्लिक गवर्नमेंट जॉब का में जो आजकल एक इंजीनियर को जो पे स्केल मिल रहा है क्लास 1 ऑफिसर को 7th पे कमीशन के हिसाब से इन हैंड कुछ 60-70 हजार के आसपास सैलरी आती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो पे स्केल है महारत्ना की अगर मैं बात करूं कितना होता है, रफली 15 से 18 लाख होता है। तो उनको ज्यादा क्यों मिल रहा है? अभी तो वो भी तो गवर्नमेंट जॉब है, तो इट मींस कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वहां पे उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का शेयर है, ठीक है जी। तो 3 टाइप ऑफ जॉब आपके पास आ गया। क्या आ गया? प्राइवेट जॉब आ गया, गवर्नमेंट जॉब आ गया, तीसरा आप लोगों के पास आ गया पब्लिक सेक्टर। हायर स्टडीज की बात करते हैं। हायर स्टडीज में इंडिया, अब्रॉड। इंडिया में बात करें हायर स्टडीज, मेरे पास फिर दो कैटेगरीज, टेक्निकल डोमेन और मैनेजमेंट डोमेन। टेक्निकल डोमेन में क्या क्या ऑप्शन होती है मेरे पास? मास्टर्स का ऑप्शन होता है और डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन होता है और एमएस का ऑप्शन होता है। 3 टाइप ऑफ हायर स्टडीज होती है बीटेक के बाद। शायद आप लोगों को सुनने में लगेगा सर एमएस तो अब्रॉड की बात होती है, यहां इंडिया में एमएस कब से होने लग गया? तो हाई में सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल में, इंडिया में टेक्निकल में ऑप्शन 3 आ गया हमारे पास। क्या क्या? एमटेक का ऑप्शन, दूसरा एमएस का ऑप्शन, तीसरा डायरेक्ट पीएचडी यू कैन डू आफ्टर द बीटेक। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आता है? एमबीए का ऑप्शन होता है, ठीक है जी, यही होता है ना मैनेजमेंट में। एमबीए कर सकते हैं हम लोग, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीडीएमबी करवाते हैं की जगह पे, राइट। अब यही सारी ऑप्शन तुम्हारे पास अब्रॉड में भी है। यही सारी जो हमने हायर स्टडीज की ऑप्शन डिस्कस किया, ये अब्रॉड में भी है या नहीं है? हाँ है ना? यस।
उसके बाद तीसरा आ गया हमारा जॉब एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका एक अलग ही एक प्रेजेंटेशन है, वो एक अलग ही तरीका है उस चीज को डिस्कस करने का। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि जितना भी हमने यहां पे डिस्कशन किया, चाहे हम हायर स्टडीज की बात करें, चाहे हम जॉब की बात करें, चाहे हम अपने बिजनेस की बात भी क्यों ना करें, अब अगर हम इसमें करें कि मेरे को सर जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मेरे को पब्लिक सेक्टर में जाना है, मेरे को सर एमटेक आईआईटी से करना है, सर मेरे को एमबीए आईएम से करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कोई तो एग्जाम देना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कंप्यूट? क्योंकि ये जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एमटेक फ्रॉम आईआईटी, एमबीए फ्रॉम आईएम, गवर्नमेंट जॉब जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एज सब डिवीजन इंजीनियर, या पब्लिक सेक्टर में मैनेजमेंट ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, ये वो चीजें हैं जो बेस्ट है एक इंजीनियर के लिए, राइट और रॉन्ग? बेस्ट है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन है, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे को अच्छी चीज मिले। तो ये जो कंपटीशन है, हमें कोई ना कोई एग्जाम देने पड़ेंगे, हाँ या ना? देने पड़ेंगे ना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितना भी मैंने डिस्कशन किया, ये सारा का सारा तुम एक एग्जाम के थ्रू ले सकते हो। जितना भी मैंने अब डिस्कशन किया, जॉब में प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, हायर स्टडीज में एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी, मैनेजमेंट कोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा का सारा जो ऑप्शंस हैं वो एक सिंगल एग्जाम के थ्रू होता है, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जाम। मे भी शायद आप लोगों में से बहुत बच्चों ने पहली बार नाम सुना होगा कि गेट भी कोई एग्जाम होता है। गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब जिन जिन लोगों ने गेट का नाम सुना हुआ है, सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आ रहा है? यार गेट मेरे को नहीं करना। क्यों नहीं करना? डिफिकल्ट है। सबसे पहला मेरे से नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। अब गेट, पहले मैं थोड़ी सी गेट की हिस्ट्री बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आज का स्ट्रेटेजी क्या है गेट एग्जाम को लेके। देखो, गेट एग्जाम एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ था, दिस वाज स्टार्टेड टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री, क्योंकि 2008-9 से आसपास पब्लिक सेक्टर इसमें जुड़ गए हैं। पब्लिक सेक्टर ने रिक्रूटमेंट जो है वो गेट एग्जाम के थ्रू करना स्टार्ट कर दी है। अदरवाइज ये एग्जाम सिर्फ हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? कि सर जब गेट का एग्जाम नहीं होता था तो क्या उससे पहले हायर स्टडीज नहीं करते थे लोग? बिल्कुल करते थे। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ने लग गया, ज्यादा लोग उस चीज के लिए आने लगे कि ज्यादा बच्चे उस प्रोसेस में आने लगे कि हमें भी करना है, आईएससी से एमटेक करना है, हमें भी आईआईटी बॉम्बे से एमटेक करना है, तो क्या एग्जाम निकाल दो। एग्जाम कौन सा आ गया? वो हायर स्टडीज के लिए वो एग्जाम आ गया आपका गेट का एग्जाम। तो अच्छे स्टूडेंट्स को अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है तो एग्जाम, उसके लिए कंपटीशन बन गया गेट एग्जाम, जिसके लिए वो अपना एडमिशन ले सकता है हायर स्टडीज में। अब क्यों नीड पड़ी इसकी भी? यूको है, ये भी तो चाहता कि मेरी पहले जैसे 240 एडमिशन होती थी यहां पे भी हो जाए, और आईआईटी तो वैसे भी ऑटोनोमस बॉडीज है, जितनी मर्जी एडमिशन कर ले वो, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, ये 3 पिलर हैं इस कंट्री के, है या नहीं है? सारा सिस्टम इसके ऊपर चला हुआ है। आईआईटीज इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है, क्वालिटी इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके बेस पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इस कंट्री के अंदर। डॉक्टर्स, हेल्थ सिस्टम बहुत तगड़ा रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट, लोग हैं बहुत ज्यादा, उनको मैनेज करने के लिए हायर लेवल पे पर्सन चाहिए। ये 3 पिलर हैं इस कंट्री के, और मे बी हर कंट्री के होते हैं ये, टेक्नोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर्स और आपका मैनेजमेंट पर्सन। तो अब क्वालिटी लोग लाने के लिए जो रिसर्च करेंगे, जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं प्रोफेसर हूं, आईआईटी में लगा हूं, मेरे पास प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री सोसाइटी की प्रॉब्लम है मेरे पास। सिस्टम ऐसे नहीं चल रहा है। सिस्टम को समझने का तो कोशिश करना, क्या मैं बोल रहा हूं आपको। मैं जो आईआईटी सिस्टम है, या जो एम सिस्टम है, जो एमबीए सिस्टम है, आईएम सिस्टम है, वो कैसे चल रहा है? वो क्या कर रहा है एक्चुअल में? वो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। इतनी समझ में आ रही है? कैसे पूरा कर रहा है? ऐसे पूरा कर रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आईएसआरओ के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी प्रॉब्लम, मे बी वो कोई मटेरियल से रिलेटेड है, या स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी प्रॉब्लम है। अब मेरे को ये बताओ, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो एक्सपर्ट है, जो सोल्यूशन दे सकता है, वो आईएसआरओ के अंदर बैठा है या आईआईटी के अंदर प्रोफेसर है? कहां पे है वो? आईआईटीज के अंदर है। क्यों? मे बी आईएसआरओ के अंदर तो एक जो साइंटिस्ट है वो एक प्रॉब्लम लेके बैठा है,
लेकिन एक पर्टिकुलर डोमेन, एक स्ट्रक्चर डोमेन का स्पेशलिस्ट बंदा, मेरे को ये बताओ कि एलएनटी में मिलेगा या मेरे को आईटी में प्रोफेसर मिलेगा? आईटी में प्रोफेसर मिलेगा। तो अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी किसी भी चीज से लेके, तो कहां भागेंगे लोग? प्रोफेसर के पास, उसे स्पेशलाइज्ड बंदे के पास भागेंगे। तो भाई मेरी कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं ढूंढूंगा उसका स्पेशलाइज्ड बंदा। कहां बैठा है कि आईआईटी में बैठा प्रोफेसर, ये प्रोफेसर। मैं उसको बोलूंगा भाई ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन दे सकते हो? हाँ जी दे सकते हो। कितना टाइम लगेगा? भाई 3 साल का टाइम दे दो। कितना पैसा लगेगा? मेरे को दे दो 2 करोड़ रुपए। प्रोफेसर ये बोलेगा। अब प्रोफेसर खुद तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका एक्सपर्टीज इतना ज्यादा है, वो क्या करता है, बच्चों को गाइड कर सकता है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब उसको सोल्यूशन के लिए जो उसको बंदे चाहिए वो कौन होंगे? जिसको नीड है, आप लोग, जिसको नीड है कि भाई मेरा मास्टर्स हो जाए, मेरा पीएचडी हो जाए, कोई अच्छे से टॉपिक पे हो जाए। चाहते हो नहीं चाहते हो? आप भी चाहते हो कि बीटेक में कि सर मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल जाए कोई अच्छा सा? चाहते हो नहीं चाहते हो? बिल्कुल चाहते हो। तो सिस्टम इस तरीके से चल रहा है। अब सोच के देखो उसमें फायदा किसका हो रहा है? वो प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम है? वो सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ये वर्ड समझ आ रहा है तुम्हें? सोसाइटी की प्रॉब्लम। जो आईटी सिस्टम है वो सोल्यूशन देने के लिए बैठी है सोसाइटी के। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आईटी हैदराबाद में अभी पिछले 2-3 साल से कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब मेरे को ये बताओ, ये इस टॉपिक को, इस प्रोजेक्ट को, इस कोर्स को स्टार्ट करने का नीड क्या थी? सोसाइटी की थी या उस आईटी की थी? सोसाइटी की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम सारी लकड़ी खत्म कर दें अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए। क्या वो सस्टेनेबल मॉडल है? नहीं है। तो हमें कुछ इस तरह का सिस्टम करना है कि जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है। सस्टेनेबल गोल्स, बहुत ज्यादा काम चल रहा है इसके ऊपर। एनवायरमेंट से रिलेटेड, ई व्हीकल्स, रूरल डेवलपमेंट, ये मैं कुछ नाम ले रहा हूं जिसके बेसिस पे हायर स्टडीज हो रही है। मे भी शायद इसमें से बहुत सारे नाम आपने पहली बार सुने होंगे। रॉक साइंस, रॉक इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग। अब ये किसकी नीड है? वहां पे ये जो कोर्सेज चल रहे हैं आईटी के अंदर, वो एक्चुअल में नीड है सोसाइटी का। क्यों कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं? नीड है। डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग क्यों स्टार्ट हो रहे हैं आज के टाइम पे? इतना ज्यादा क्यों इनको हाईलाइट हो रही है चीजें? क्योंकि इससे सोल्यूशन मिल रहा है सोसाइटी को। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वो बात अलग है कि इससे दिमाग भी जीरो होते चले जा रही, लेकिन सोल्यूशन तो मिल रहा है नहीं। मेरे को पहले एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, मेरे को एक स्टेटमेंट पर्पस लिखना पड़ता था, बहुत बड़ा। चैट जीपीटी आ गया, उसने सोल्यूशन दे दिया। दे दिया कि नहीं दिया? पर्पस सॉल्व हो गया सोसाइटी का। इसमें फायदा किसका हुआ? किसका फायदा हुआ? हर किसी का फायदा हुआ। हर किसी का फायदा हुआ। एज ए इंडिविजुअल मेरा भी फायदा हो गया, जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया उसका भी फायदा होगा, जिसने वो सॉफ्टवेयर बना के दिया प्रोफेसर ने उसका भी फायदा हो गया, और वो प्रोफेसर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता था उसका भी फायदा होगा, और जो वो यूनिवर्सिटी जिस कंट्री के अंदर है उसको भी फायदा हुआ होगा। चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर यूएसए बेस्ड है या जो भी कंट्री बेस्ड है, अब वो चल तो पूरे वर्ल्ड में रहा है, हर किसी का फायदा हो गया। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिसमें हर किसी का फायदा हो। सिस्टम इस तरीके से चल रहा है, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए सिस्टम नहीं चल रहा है। अगर हम टॉप लेवल पे बात करेंगे, गवर्नमेंट है, हमें लगता है कि ये अपने बेनिफिट के लिए कर रही है। नो डाउट कि कुछ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट वो अपना देखते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल उसका क्या होता है कि जिसमें हर किसी का फायदा हो। बात आ रही कि नहीं आ रही है समझ में? सो दैट इज व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। अब मैं आपको जो मैंने चीजें बताई कि ये सारी ऑप्शन जो मैंने तुम्हें बताया, ये सारी की सारी एक एग्जाम के थ्रू निकल के आएंगी, वो है गेट का एग्जाम। उसको एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? पता लग गया हमारा ये प्रेजेंटेशन किस डायरेक्शन में जाएगा? ये सारा का सारा नॉलेज तुम्हें रिक्वायर्ड है। या जॉब लेना, सारी जिंदगी जॉब ही करनी है, नौकरी करनी है ना, मे बी या बिजनेस करना है या जॉब करना है। कुछ जिंदगी मेरी जॉब नहीं है ना। क्या नहीं है? जिंदगी मेरी जॉब नहीं है, ठीक है। और मेरी जिंदगी का पर्पस खाली एक जॉब लेना नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। तो वो नहीं हो सकता कि भाई सारी जिंदगी में जॉब ही करूंगा। बिल्कुल सही है। जॉब सिर्फ उतना है कि मुझे खाने के लिए मिल जाए। बिल्कुल सही है। उससे ज्यादा जॉब कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे करियर की। इसके बाद हम बात करेंगे करियर की। आपके सारे क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा मेरे को प्रेजेंटेशन खत्म करने को, और नहीं मिलेगा मैं आपके आंसर दूंगा हर चीज के। अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा था कि यार सारी जिंदगी या तो हमें नौकरी करनी है या अपना बिजनेस करना है,
यही दोनों काम करोगे ना। अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना है, अल्टीमेट गोल तो पैसा है कि पैसा आएगा जिससे मेरे को क्वालिटी लाइफ मिलेगी, मेरे को या मेरी आने वाली जनरेशन के लिए। एक क्वालिटी लाइफ के लिए हम लोग सारे के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग कोई काम करेंगे, जब भी हम कोई चीज करेंगे, जब तक तुम्हें उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को 4 लाख आ रहे हैं लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो थोड़ी देर से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि उसने इतने लाख का पैकेज छोड़ दिया या उतना इतना कंपनी छोड़ दिया करके अपना ये काम कर रहा है, या वो सब कुछ छोड़ के अपना उसने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। मे बी जो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो उस चीज में नहीं है। उसका काम करने का सेटिस्फेक्शन भी तो होता है ना कि भाई आज मैं यहां पे आया हूं, मैं अगर मेरे को ये मेरा पर्पस टोटली खत्म हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका पर्पस इस प्रेजेंटेशन करने का, अगर मैं ओनली अपने बारे में बात करके चला जाऊं या ओनली तुम्हारे बारे में बात करके चला जाऊं या ओनली इस कॉलेज के हिसाब से या इस डिपार्टमेंट के लिए बात करके चला जाऊं, यहां पे फायदा या यहां पे जो सस्टेनेबल वर्ड मैंने यूज किया, ये तभी होगा जिसमें हर किसी का फायदा हो और करने में, उस काम को करने में तुम्हें अच्छा भी लगे कि यस मेरा यही स्ट्रेंथ है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पे, जो डिस्कशन है वो करियर से रिलेटेड है, वो जॉब से रिलेटेड नहीं है। करियर को अगर मैं बड़े सिंपल वे में अगर मैं डिफाइन करूं, करियर एक ऐसी चीज है कि जो काम करने में तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिले, जिसको देख के तुम ये नहीं सोच रहे हो कि ये मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा तो मेरे को $1000 मिलेंगे या 10,000 रुपए मिलेंगे, या मैं 4 घंटे करूंगा तो ये तुम्हारा अल्टीमेट गोल तो तुम्हारा यार जॉब सेटिस्फेक्शन है। अब उसे सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, किस डायरेक्शन में काम करके मिलेगा, उसके लिए कम से कम तुम्हें अगले 5-7 साल एक्सपेरिमेंट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन कुछ जगह पे आपको एफर्ट करना है। वो क्या क्या एफर्ट्स है उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अदरवाइज होता क्या, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग इमीडिएट कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है। कंपैरिजन क्या करना स्टार्ट करते हैं कि यार उसने तो जेई की तैयारी कर दी स्टार्ट, वो तो गेट की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चला गया, वो तो 5-7 लोग फॉरेन चले गए हैं। हमने ये नहीं देखा कि मेरा स्ट्रेंथ किस डोमेन में है, किस चीज के लिए मैं यहां तक पहुंचा हूं और इसके बाद के मेरे रास्ते क्या क्या हैं। तो हमें वो सारी चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब गेट एग्जाम क्या है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। देखो, मैं बीच बीच में जनरल ऐसे डिस्कशन करेंगे और प्रेजेंटेशन में गेट की बात करेंगे, क्योंकि जितना भी ये सारी आपको ऑप्शंस बताया उसका ये जरिया है, उसका एक रास्ता है वहां तक पहुंचने का। ठीक, अगर गेट एग्जाम के बारे में आपको नहीं पता तो गेट एग्जाम का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताता हूं क्या होता है। देखो, जैसे मैंने यहीं से स्टार्ट किया, तो तुम लोग जब गेट का नाम सुनते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में जो सबसे पहला थॉट ये आता है कि यार गेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है, मेरे से नहीं होगा। मैंने उसका अभी तक एक क्वेश्चन भी चेक नहीं किया कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। सभी उधर ही देख रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरफ मैंने उसको देखा भी नहीं। लेकिन जो एक चल रहा है, मतलब जो वो अपना मूव होता चला जा रहा है, अपने सीनियर से वहीं से मैसेज आ रहा है कि नहीं यार डिफिकल्ट है, मैंने तैयार किया था, मेरा निकला नहीं, या मेरे कम नंबर रह गए, मैंने तो पब्लिक सेक्टर टारगेट किया था, मैंने तो निटी बॉम्बे टारगेट किया था, मैंने तो ये टारगेट किया था, मेरा नहीं हुआ। तो वो एक जो है वो ज्यादा, वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज बड़ी मुश्किल से फैलती है, लेकिन जो बुरी चीज होती है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। राइट, तो गेट का पहले तो ये दिमाग में रखना कि अगर मैं आज का सिनारियो बताऊं, आज का सिचुएशन ये है, 2016-17 के आसपास 12-12.5 लाख तक पहुंच गया था जो गेट का बच्चा पेपर लिख रहा था। आज का सिचुएशन, गेट 2023 के अंदर 5.5 लाख बच्चों ने गेट का एग्जाम फिल किया है, जिसमें से ओनली 4.5 लाख बच्चे ही अपीयर हुए हैं। और अगर मैं इसका बात करूं कि जो क्वालिफाई करता है, जो परसेंटेज है वो वही रहा है, 16 से 17% रहा है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि जो गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर जो जॉब जो रिक्रूटमेंट करते हैं, या जो गेट के थ्रू जो हाईएस्ट रीज में जो लोग जाते हैं, जहां जो उसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं, मेरे को आप ये बताओ वो बाय द टाइम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या वो रुका हुआ है? जॉब जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, या रुक रही है? क्या लगता है कि कुछ डाटा दे सकते हो मेरे को, कैसे कम हो रही है? डाटा ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको अभी आधे घंटे में रियलाइज करवा दूंगा कि जॉब्स बहुत हैं, प्रॉब्लम इज वी आर नॉट कैपेबल। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है। और ये वो पॉलिटिकल एक साइड पे रखते हैं, हम डाटा के ऊपर करते हैं, डाटा के ऊपर। मेरे को, मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, सुनो, अभी तुम्हें दे रहा हूं मैं, अभी डिस्कशन करेंगे। मैं यहां पे किसी की प्रमोशन नहीं करने आया हूं किसी गवर्नमेंट की। उसके बाद सुनिए,
कोई बात नहीं, ये बीच में फन चलता रहेगा। डाटा क्या है मैं आपको दे रहा हूं, डाटा क्या है एग्जांपल दे रहा हूं, पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैं एग्जांपल पंजाब की लेके चल रहा हूं मैं। ये गेट 2000 गेट के थ्रू ये असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करता है, राइट। इसका चेक करके देखो डाटा, इसका डाटा चेक करके देखो कि पिछले सालों के अंदर, पिछले 5-7 साल के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आई हैं वो कितनी है। बस ये यहीं से आप लोग घर जाके चेक कर लेना कि कितनी आई है, तुम्हें यहीं से पता लग जाएगा। अब मैं एक आपको लॉजिकल बात बता रहा हूं कि ये जो बढ़ेगा या कम होगा या रुक जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है, तो नीड्स बढ़ेंगी कम होंगी। क्वालिटी लाइफ तुम लोग पहले से ज्यादा चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कंफर्ट तुम ज्यादा चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो मेरे को ये बताओ कहां पे टेक्नोलॉजी के पार्ट पे तुम लोग अच्छा चाहते हो। तुम लोग फीचर चाहते हो, गाड़ी ली हमने 10 लाख की, फीचर चाहते हो कि इस 10 लाख की गाड़ी में भी मेरे को 20 लाख वाले फीचर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, यस चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा, एक ही तरीका है टेक्नोलॉजी से। उसके टेक्नोलॉजी को उसको कम पैसे कैसे करने पड़ेंगे। आजकल ई व्हीकल्स क्यों इतना ज्यादा नहीं इतना ज्यादा इसका सेल हो रहा है, बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है उसके, बैटरी की जो लाइफ है, लाइफ एक पार्ट, दूसरा उसके बाद जो उसका कॉस्टिंग है। 10 लाख की गाड़ी है, 8 लाख रुपए की उसकी बैटरी है। ओला 1.25 लाख रुपए की है, 80,000 रुपए की उसकी बैटरी है। तो कहां पे एफर्ट डल रहा हो, कहां पे रिसर्च चल रही है कि यार ये जो इसको लाइफ है तो इसकी लाइफ को बढ़ाया जाए, जो रनिंग जो है एक साइकिल में कितना रन कर रही है कोई भी गाड़ी उसको बढ़ाया जाए, और इसकी बैटरी की कॉस्टिंग को कम किया जाए। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो अब इन चीजों के लिए जो नीड है, जो चाहे हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे मैंने बोला आईटी हैदराबाद में ये 8-10 नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, वहां पे नए स्टार्ट हो रही है, तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स आ रही है। जॉब्स की भी पर्टिकुलर बात करें, सोसाइटीज नई सोसाइटीज बनती चली जा रही हैं, ये एरिया डेवलप हो रहा है, ये एरिया डेवलप हो रहा है। क्या सड़कें नहीं चाहते तुम वहां पे, क्या बिजली नहीं चाहते तुम वहां पे, क्या पानी नहीं चाहते वहां पे पहुंचेगा। सड़कों का इतना ज्यादा जाल बिछ रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई उनको पता है कि आने वाले 8-10-15 साल के बाद इसकी नीड बढ़नी है। इसी हिसाब से वो कैसे होगा, मशीनों से तो नहीं होगा, मैन पावर तो चाहिए। तो जो मैं बात कर रहा हूं, बाय द टाइम के साथ साथ इन चीजों का रिक्रूटमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी। और ये होना है अगर हमें इस कंट्री को एक डेवलपिंग वाली स्टेज से डेवलप्ड के अंदर लेके जाना है, इसके बिना तो नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं हम लोग कैपेबिलिटी की। पीएसपीसीएल का मैंने एग्जांपल लिया, 2023 गेट 2023 का उठा के देखो डाटा, 125 उन्होंने सीटें ओपन की हैं, 125। पंजाब में जॉब के लिए क्या चाहिए, पंजाबी चाहिए ना, या 10th में हो या फिर उसके बाद इक्विवेलेंट पेपर निकाला हो। पता है इस चीज के बारे में, कितनी सीटें उसमें से फिल हुई है आउट ऑफ 125, है किसी को आइडिया। ओनली 63 या 64, 61 सीटें वेकेंट गई हैं इलेक्ट्रिकल की। 25 नंबर जनरल कट ऑफ, जिसके 25 नंबर जनरल लास्ट नंबर, जिसके पास वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उसके बाद की सीटें खाली। रिजर्व कैटेगरी 16 नंबर, जिसके आए असिस्टेंट इंजीनियर, और इंटरव्यू भी नहीं है इसके अंदर, तो उसके बाद सीटें होगी बैकलॉग। ये मैंने पीएसपीसीएल की एग्जांपल ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सुना आपने, महारत्ना पीएसयू है, पहली बार हुआ है ये, बैकलॉग वैकेंसी के साथ उतरा है, गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहा है, बच्चे नहीं मिले इनको कैपेबल, रिटन एग्जाम ले रहा है अलग से। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेट 2023, कैपेबल बंदे नहीं निकले, दोबारा से निकाला उसने रिक्रूटमेंट कि तुम अप्लाई कर दो, भी हमारी पूरी नहीं हुई है सीटें। ऐसा नहीं है कि अगर 100 सीटें, 100 सीटों के पीछे कम बच्चों ने अप्लाई की है, उसके साथ रिलेशन नहीं है। 100 सीटों के पीछे अगर 1000 बच्चे, जितने भी प्रोपोर्शन में उन्होंने बुलाने हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, जीडीए इंटरव्यू के लिए, उनका जब जीडीए इंटरव्यू हुआ, उनको नहीं लगे कैपेबल, नहीं रखेंगे वो। क्योंकि अगर हम इसरो के अंदर या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पिलर्स हैं, जिसके बेस पे कंट्री का डेवलपमेंट होना है, या जिसके बेस पे सोसाइटी की प्रॉब्लम होनी है, वहां पे कोई लाइबिलिटी तो लाके बिठाएंगे नहीं वो लोग। उनको तो कैपेबल बंदे चाहिए कि नहीं चाहिए, यस चाहिए। अब कैपेबिलिटी चेक करने के लिए एक रिटर्न होता है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है, वो चेक करना होता है कि अगर स्वर्ड बैठे हैं सामने, वो क्वेश्चन पूछ रहे, तुम अगर आंसर कर पा रहे हो उससे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें रखेगा, तुम्हें मेरी कैपेबिलिटी तो शो करनी पड़ेगी। पंजाब की एग्जांपल ले रहा हूं, 2021 में पीपीएससी ने जूनियर इंजीनियर के लिए 1150 के आसपास वैकेंसीज आई थी, 250 सीटें खाली गई हैं उसमें। क्यों, आंसर दो मेरे को इसका। तुम बोल रहे हो सीटें बेरोजगारी है या ये वो, सीटें तो खाली चली जा रही है यार, क्या प्रॉब्लम दे दो, है नहीं है।
एंड में लूंगा आपके क्वेश्चन, आपके फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, बीच में फंसेंगे, एंड में आराम से करेंगे डिस्कशन, क्योंकि मैं जो आप स्टेटमेंट दोगे ना वो अलग तरीके की है। समझ में आ गई बात? तो ये फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें मैं। उसके बाद गेट एग्जाम की बात करते हैं। 65 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन और 100 नंबर का एग्जाम होता है और 180 मिनट। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पर क्वेश्चन वो 3 मिनट के आसपास टाइम दे रहा है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें ज्यादातर 1 मिनट या 1 मिनट से कम का ही टाइम देता है। आप अपना अभी PEET+P ने जेई का एग्जाम करवाया, मे बी आप लोगों में से बहुत सारे जेई सिविल डिप्लोमा है, मे बी उन्होंने आप लोगों में से कहीं दिया भी होगा पेपर, वो 120 क्वेश्चन 120 मिनट। पब्लिक सेक्टर के जितने मेजोरिटी एग्जाम होते हैं 100 क्वेश्चन 100 मिनट, 100 क्वेश्चन HPCL का 170 क्वेश्चन 120 मिनट। ये एक ऐसा एग्जाम है जो रट्टा निकालने से नहीं होगा, रट्टा लगाने से नहीं निकलेगा। ये एग्जाम मांगता है अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट। अगर जिसके कंसेप्ट, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसके लिए एग्जाम बहुत इजी है। तो पहला तो थॉट ये दिमाग में बैठाओ कि भाई क्या एग्जाम डिफिकल्ट है या इजी है? ये एग्जाम कंसेप्चुअल एग्जाम है, ये कंसेप्ट मांगता है, ये रट्टा लगाने से नहीं होगा। मे बी जेई का एग्जाम निकल जाए, क्योंकि जेई के एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफरेंट है, लेकिन इसके बाद का जो आउटपुट है वो अलग है। इसके बाद की जो चीजें तुम्हें मिलेगी जेई के बाद, ठीक है तुम्हें जॉब कर रहे हो, तुम अपना एक लाइफस्टाइल तुम्हारा चलना स्टार्ट हो गया कि इतनी पैसे आएंगे, ये मेरा ये है, ये सारा चलता स्टार्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चंस 180 मिनट्स 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 70-30 70% इसमें पार्ट आता है आपका टेक्निकल, जो आप अपने इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, RCC, स्ट्रक्चर, जो आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। 15 नंबर का इसमें आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप पढ़ते हो ना M1 M2 M3, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? हाँ ना तो बोलो हाँ। 15 नंबर का आएगा इसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? 10th तक मैथ तो सभी ने किए, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, LCM SCV प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हो नहीं करके आए हो? रीजनिंग आप सीरीज प्रॉब्लम, सिटिंग अरेंजमेंट्स, एजीज वाली ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हो नहीं करके आए हो? इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनियम एंटोनियम, ये पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? तो इसे 100 नंबर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे लिए नहीं हो। सब कुछ तुम लोगों ने पढ़ रखा है, सब कुछ तुम लोगों ने पढ़ रखा है। बस बात है प्रैक्टिस की और उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करने की। अब उस पॉइंट पे आते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट। वो टाइम गया कोविड से पहले, मैं बोल रहा हूं उस टाइम था 12.5 लाख बच्चा पेपर लिख रहा था, आज 5.5 लाख बच्चा पेपर लिख रहा है। उस टाइम पे परसेंटेज वही था 16-17%, आज भी 16-17% वही है। अब कंपटीशन सोचो कितना हो गया कंपटीशन। भाई अगर 16 नंबर वाला यही लग रहा है, अगर यही सिचुएशन उस टाइम पे होती तो वही जो 16 नंबर जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाती, कम से कम 45 के आसपास जाती, कम से कम 45 के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छा ये हुआ क्यों? हुआ क्यों? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 कोर ब्रांचेस हैं, 3 कोर ब्रांचेस हैं। आपके सेकंड ईयर में कितना इंटेक है सिविल का? कितनी स्ट्रेंथ है सेकंड ईयर की? 60 के आसपास। 2017-18 में कितनी होती थी? है आइडिया? 240। 240। मैकेनिकल कितना इंटेक है? इतना ही 40-50 के आसपास। 2016-17 की कितनी होती थी? 240। पता कर लेना अपने HOD से। तो इतनी की मार्केट में बच्चा ही नहीं है, पहला। दूसरा, परसेंटेज ऑफ कंपटीशन कितना कम हो गया है। तीसरा, अगेन द कैपेबिलिटी, रिटर्न में तुमने निकाल लिया, लेकिन क्योंकि ये जो जॉब्स हैं जो गेट के बाद मिल रही हैं, या तुम्हें असिस्टेंट इंजीनियर जो क्लास 1 ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर का जॉब है, वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। या तुम्हारा नॉलेज जितना मर्जी अच्छा हो, अगर तुम्हारा पर्सनैलिटी नहीं उसको अच्छा लगेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो नहीं रखेगा आपको, वो नहीं रखेगा। तो पर्सनैलिटी भी रिक्वायर्ड है। तो जो वो कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूं कि वो टाइम गया कि अगर सिविल के थ्रू पब्लिक सेक्टर में मेरे को जॉब लेनी है तो मेरे को कम से कम 65-70 नंबर प्लस लेके आने पड़ेंगे। वो गया टाइम, वो आज का नहीं है। मे भी शायद 4-5 साल के बाद दोबारा से आ जाए, और आएगा। आज का सिचुएशन ये है, सिविल जनरल कैटेगरी IOCLC 3000 रैंक तक कॉल आता है। अब मेरे को पूछो सर 3000 रैंक कितने नंबर पे आ जाएगा? 45 नंबर में।
और बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पब्लिक सेक्टर हैं जिसका तो पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो मेयर गेट क्वालिफाई करने में भी जॉब ले जाता है पब्लिक सेक्टर में। मैं बताऊंगा सारी चीजें वो भी। तो वो टाइम गया कि मेरे को 70 नंबर अगर लाने हैं, तो टारगेट है मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है सर, 70 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तो मेरे को 100 नंबर का पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि 45-50 नंबर ले आओ, जिसके लिए तुम 70-80 नंबर का पढ़ो, 45-50 नंबर ले आओगे, जिससे तुम्हारे पास सारी करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। चाहे तुम जॉब की बात करो, चाहे तुम हायर स्टडीज की बात करो। और अगर तुम हायर स्टडीज सीख कर रहे हो, अगर तुम्हारा सीजीपीए 7, 7.5 प्लस से ऊपर है, 7.5 से प्लस है, जनरल कैटेगरी, और गेट मेयर क्वालिफाई है, 101% तुम्हें आईटी से कॉल है, 101%। फिर मैं क्यों इतनी एश्योरेंस से करके बोल सकता हूं मैं, क्योंकि योरपीडिया इज डूइंग दैट, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोस्ट गेट काउंसलिंग, कि सर मेरा ये इतना गेट स्कोर है, मेरा ये कैटेगरी है, ये मेरा सीजीपीए है, मेरे को बताओ सर मैं कहां पे अप्लाई करूं। सीटें खाली चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं है, पता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रोग्राम, मैंने बोला एक काम करो यार, आईटी गुवाहाटी के अंदर रूरल डेवलपमेंट का एक कोर्स है, उसको अप्लाई कर दो, तुम्हें कॉल आ जाएगा। अब क्वेश्चन डाउट कहां पे क्रिएट होता है, सर रूरल में अगर अप्लाई कर दिया तो मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा। सिंपल सा है, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। अब अप्लाई क्यों नहीं किया कि पता नहीं है। अगर हम पता करने की कोशिश करते तो तुम्हें पता लग जाता है यार प्लेसमेंट इज वंडरफुल देयर, तो तुम अप्लाई करते। वो काम कर रहा है योरपीडिया। हम बता रहे हैं बच्चों को तुम अप्लाई करो। आईटी बॉम्बे का स्ट्रक्चर टॉप के 100, 150, 200 रैंक वाले बच्चे लेके जाते थे, जो इस बार 55-60 नंबर पे भी कॉल आया बच्चों को, इंटरव्यू तो देने पड़ेगा उसके बाद। किसी टाइम पे 70-75 नंबर पे जाके कॉल था, 50-55 नंबर पे कॉल, क्योंकि मैंने बताई थी आपको सिनारियो क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट है ही नहीं वहां पे मार्केट में। एग्जांपल वो भी मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं है, कि अगर तो ये सिचुएशन तुम्हारे कॉलेज की है, ऐसा थोड़ा नहीं है तुम्हारे कॉलेज की सिचुएशन है, तो हर जगह की सिचुएशन है। हर कोई तो कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहा है, और जिसमें तगड़ा रिसेशन चल रहा है, स्टार्ट हो गया रिसेशन कंप्यूटर साइंस में। और मैं बोलूंगा यू आर लकी, स्पेशली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जिन्होंने ये चूज की हुई है, जिसमें कभी रिसेशन नहीं आएगा, चलती रहेंगी चीजें। क्योंकि अब क्या हो गया है, मैकेनिकल नहीं रहा है, सिविल नहीं रहा है, इलेक्ट्रिकल नहीं रहा है, सारा इंटरडिसिप्लिनरी हो गया ना इंटरडिसिप्लिनरी। क्या एक कार ओनली मैकेनिकल डिवाइस रहेगी है, एक कार या एक मोटरसाइकिल क्या ओनली मैकेनिकल डिवाइस रहेगी है, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर आ गया, आगे नहीं आया, उसमें भी आया कि नहीं आया। तो अगर वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको नहीं लगता कि उसको एक उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो कोडिंग वाले काम भी गए कि कोडिंग लिखनी पड़ती थी, उसकी भी नीड खत्म होती चली जा रही है जब से एआई टूल्स आ गए हैं। कोड लिख के दे रहा है, वेबसाइट डिजाइन करके दे रहा है, पूरा आपको पेज स्ट्रक्चर डिजाइन करके दे रहा है, डाल दो कि मेरे को इतना स्ट्रेंथ ये चाहिए, इतना विड्थ चाहिए, इतना लेंथ बना के दे रहा है आपको स्ट्रक्चर वो। तो अब काम चलेगा कैसे आगे। लेकिन जो ये कोर इंडस्ट्री है, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पब्लिक सेक्टर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिसमें अभी टाइम लगेगा इन चीजों तक को पहुंचने में, और लगेगा, उस टाइम का तुम लोग फायदा उठा लो, बस उसका तुम लोग फायदा उठा लो। यही चीज हमें करनी है। गेट जैसे मैंने बताया, स्ट्रेटेजी बनाओ 40-45 नंबर की, नहीं करने उसके बाद चाहिए नहीं हमें, ऑप्शन सारी ओपन हो जाएंगी। गेट जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्रैम करने से नहीं होगा, ये कंसेप्ट वाला एग्जाम है, कंसेप्ट से होता है, समझ के चलेगा, ये समझ के चलेगा। ये क्यों समझ के चलेगा, इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू आते हैं इसके अंदर, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, जो सा सही होगा वो बताना है, ठीक है। दूसरा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, कि एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक है, जिसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, आंसर करना है। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट स्ट्रांग है तुम्हारा, न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम लोग लगा लोगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.33 की, और 0.66 की इसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद गेट के कुछ फीचर्स हैं। पहला, गेट तुम लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। यहां पे जो लोग 3rd ईयर के किसी ने दिया गेट का एग्जाम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो 3rd ईयर ऑनवर्ड तुम दे सकते हो। उसके देने के फायदे नुकसान में तुम्हें सारे बताऊंगा मैं, और कौन कौन से तुम पेपर दे सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैंने ऑनवर्ड बोला तो कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है, कोई एज का लिमिट नहीं है, कभी भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि गेट एग्जाम वाज एक्चुअली स्टार्टेड फॉर द हायर स्टडीज।
हायर स्टडीज की कोई एज लिमिट होती है? मैंने पीएचडी करने का कोई एज लिमिट है? नहीं होता। उसके बाद 70-70-30 का मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद एक बार जब आप गेट क्वालिफाई कर जाते हो तो तुम्हारे पास सारी ऑप्शन ओपन हो जाती है। अब ओपन हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया ओपन हो जाती है तो कुछ भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे क्रेडेंशियल पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा गेट स्कोर, तुम्हारा सीजीपीए, तुम्हारा कैटेगरी। अब उसके बेस पे मेरे को कहां पे अप्लाई करना है उसका एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद गेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, राइट। उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर होता है जो स्क्रीन पे आता है। गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे इस बार जिन्होंने गेट दिया 3rd ईयर में, तो वो इमीडिएटली उसको यूज नहीं कर पाएंगे। वो अगले साल मार्च अप्रैल में जो फॉर्म आएंगे, जो इस साल आ रहे हैं फाइनल ईयर वालों के लिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर है, मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर उसी साल का गेट मांगते हैं, उसी साल का। लेकिन पिछले साल 2 साल से मैं क्या देख रहा हूं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं जो पिछले 3 सालों को अलाउ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीजन इज सेम, स्टूडेंट ही नहीं है। अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, कैपेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा ट्रबल है, क्योंकि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए बहुत एफर्ट लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब एक रिक्रूटमेंट करनी होती है कि अप्लाई करवाएंगे, फॉर्म फिल होगा, फिर बंदे अरेंज करने के पड़ेंगे, जो इंटरव्यूज होगा, टेस्ट सेंटर्स अरेंज करने पड़ेंगे, बहुत प्रोसेस होती है उसके अंदर, खर्चा भी होता है। बात आ गई समझ में? 3 साल की भी वैलिड है तो तुम अगले साल ऑनवर्ड उसको अप्लाई कर सकते हो, उसको यूज। उसके बाद तुम लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो। ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो 2 गेट के एग्जाम लिखने हैं, नहीं लिखने, कौन से हैं, अगर लिखने हैं तो कौन से लिखने हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक। ये वो सारी चीजें कि अगर आपको वही पब्लिक सेक्टर जाना है, गवर्नमेंट जॉब जाना है तो गेट का एग्जाम, हायर स्टडीज इंडिया अब्रॉड से चाहिए तो गेट का एग्जाम। अगर आपको कोई एक डोमेन में स्पेशलाइज होना है, अभी तक आपको कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं है, तो अगर आपको किसी डोमेन में स्पेशलाइज होना है, सर मेरे को स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन होना है, मेरे को ई व्हीकल्स में होना है, सर मेरे को वाटर रिसोर्सेज में होना है, सर मेरे को जियोटेक में होना है, सर मेरे को ट्रांसपोर्टेशन में होना है, सर मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होना है, मेरे को डेटा साइंस में होना है, सर मेरे को ई वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है, सर मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में जाना है, एक पर्टिकुलर डोमेन का स्पेशलाइजेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? अगेन थ्रू द रास्ता इज सेम। ये एक जरिया है उस फाइनल स्टेज तक पहुंचने का, राइट। उसके बाद गेट का जो बेनिफिट है, गेट का तुम प्रोसेस, जब उस प्रोसेस से निकलते हो तो तुम्हारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है एज ए टेक्नोक्रेट वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि तुम अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हो, तुम रट्टा नहीं लगाते हो, तुम अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हो, तुम लोग समझ के चलते हो। सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना और सब्जेक्ट को एक याद करके चलने में फर्क है। समझ में आ गई बात? उसके बाद मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और मैं हर कॉलेज में जा जाके बोल रहा हूं मैं, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ में, जहां पे भी हम लोग जा रहे हैं। वाई एवरीवन शुड राइट द गेट एग्जाम। हर किसी को लिखना चाहिए गेट का एग्जाम, हर किसी को तैयारी करनी चाहिए गेट के एग्जाम की। मैं रीजन बता रहा हूं उसके ऊपर। सबसे पहला है क्रेडिबिलिटी। भाई तुमने बीटेक में 6 सीजीपी आए, 9 सीजीपी आए, मेरे को इस चीज का एश्योरेंस दे दो कि 6 सीजीपी वाले का नॉलेज कम है या 9 वाले का ज्यादा है। नहीं हम कर सकते, मैं उसका इंटरेस्ट बना ही ना हो पूरी इंजीनियरिंग में। प्लस 2 तक बहुत अच्छा था, बहुत स्टूडेंट मेरे को ऐसे मिले हैं कि प्लस 2 में 90% प्लस मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन इसमें बीटेक में नहीं अच्छा कर पाया। तुम इसमें ये तो नहीं कह सकते कि नहीं यार उसका नॉलेज ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई हो जाता है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाएगा तुम्हारे ऊपर कि तुमने बीटेक कैसे कर लिया, तेरे को तो पता ही कुछ नहीं है। सीजीपी इज नॉट द क्राइटेरिया, दिस गेट एग्जाम इज द क्राइटेरिया। क्रेडिबिलिटी, कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम उस प्रोसेस से निकले हो। उसके बाद कितने मार्क्स अच्छे आते हैं वो एक अदर फैक्टर है, उसके तो अलग बेनिफिट है, लेकिन गेट क्वालिफाई करना इट मीन समथिंग, दैट इज द क्रेडिबिलिटी। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? दूसरा पॉइंट, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। पूरी जिंदगी तुम इसका फायदा उठा सकते हो। कैसे? कहीं पे भी तुमने जाना है, अपने रिज्यूमे पे
तुम इसको जैसे क्वालिफाई हुआ लिखना स्टार्ट कर दो। यहां पे कोई कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है, रिज्यूमे पे लिखो कि सर आई एम गेट क्वालिफाइड इन 3rd ईयर, और तुम्हें बेनिफिट देगा। चाहे तुम 10 साल के बाद किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, उसको छोड़ना ही नहीं है, लिख के रखना है, और तुम्हें बेनिफिट देगा। क्योंकि अगेन क्रेडिबिलिटी इसको प्रूव कर रही है, ओ यार इसने गेट क्वालिफाई किया, या 10 साल पहले किया, इट मींस इसको अंडरस्टैंडिंग है, समझ है अपनी इंजीनियरिंग का। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? ऊपर से तो नहीं कर रही है, समझ आ रही है? गुड। तीसरा, इंटरव्यू में बेनिफिट। 4 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक गेट क्वालिफाई या 2 गेट क्वालिफाई या 2 गेट क्वालिफाई नहीं, नो डाउट कि उसको इंटरव्यू में जाके तो अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा 2 का गेट क्वालिफाई है, वो उसको एक बेनिफिट देगा ही देगा 100%। क्योंकि इंटरव्यू में वो नॉलेज के साथ साथ ना तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक कर रहा है। गेट तुम्हारा नॉलेज बता रहा है कि तुम्हारा नॉलेज है, पर्सनैलिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। ये नॉलेज से रिलेटेड है कि अगर तुम्हें समझ है, तुम्हें सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े, तुम निकाल दोगे गेट का एग्जाम। पर डजंट गारंटी कि तुम इंटरव्यू भी निकाल जाओगे। लेकिन डेफिनेटली यस कि अगर तुम किसी ऐसे इंटरव्यू में जा रहे हो जहां पे 10 लोग जा रहे हैं और तुम्हारा गेट क्वालिफाई है, वो तुम्हें बेनिफिट देगा। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जाम्स। और ये वो पॉइंट है कि सर मैंने पूरा साल मेहनत की, मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, अब बताओ सर इसका फायदा क्या हुआ? आप तो बहुत बोल के चले गए कि इसका फायदा होता है। क्योंकि ये जो पॉइंट लिखा कि एवरीवन शुड राइट गेट एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई क्वालिफाई कर जाएगा। डेफिनेटली है कि जो अच्छा पढ़ के जाएगा, जो मेहनत करेगा, जो जस्टिफिकेशन करेगा प्रिपरेशन के साथ, वो निकाल जाएगा 100%। लेकिन मान लो आपने प्रोसेस पूरा भी किया, अच्छे से पढ़ा, कभी कभी होता है मे बी शायद उस डे वाले दिन एग्जाम ही ना दे पाए किसी भी रीजन से, XYZ रीजन। एक पॉइंट। दूसरा, यार कोहली पूरी फॉर्म में चल रहा है, 2 सेंचुरी लगा के आ रहा है, तीसरे मैच में आया 4-5 बाउंसरें मारी सीधी पहली आके उसके, और एक आध हेलमेट में लगी। होता कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता होगा? होता है ना? तुम पेपर देने गए, पहले ही 4-5 क्वेश्चन निकले नहीं, और वो क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। बात आ रही नहीं आ रही है समझ में? आ रही नहीं आ रही समझ में? ये होता है, ये वो 3 घंटे वाली बात होती है। पर 3 घंटे डिसाइड नहीं कर सकते यार तुम्हारी जिंदगी। नो डाउट कि तुम अगर उसमें अच्छा करोगे, डिसाइड करेगा। लेकिन मान लो नहीं होगा, तो ये भी नहीं कह सकते कि वो डिसाइड करेंगे, मतलब उसके बेस पे नहीं होना चाहिए सारा। और भी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, गेट हर साल आता है, लेकिन तुमने अपना वो प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो इस बार नहीं तो अगली बार। और वो जो 2 गेट एग्जाम देने का बेनिफिट है, वो एक अलग बेनिफिट है कि ठीक है आज ठीक नहीं था, लेकिन अगले हफ्ते जो दोबारा मेरा सेकंड पेपर है उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं, कोई बात नहीं, उसमें अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा वो प्रोसेस, तुम्हारा प्रोसीजर सही होना चाहिए। और ये हर चीज के साथ एप्लीकेबल है। ये कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूं, हर एग्जाम के साथ जो भी तुमने देना है, चाहे सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में 1000 के आसपास सीटें हैं, पेपर देता है 10 लाख बच्चा, 8-10 लाख बच्चा, सक्सेस रेट सबसे कम है उस एग्जाम का। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही डिजर्व करते थे, ऐसा तो नहीं है कि वही डिजर्व करते थे, तो बाकियों को क्या होगा? बाकियों का जो अपनी स्टेट के अंदर, मे बी नेक्स्ट ईयर या स्टेट के अंदर, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अदर एग्जाम वो हाई होता है, क्योंकि उसने तैयारी की है यार ढंग से। जितने भी स्टूडेंट तुम्हारे खास करके एसडीओ लगे हैं ना, मोर देन 90% वही बच्चे हैं जिन्होंने गेट का तैयारी किया था पहले, फिर आए जेई वाले एसडीओ वाले मोड में। मोर देन 99% बच्चे, और जेई में भी एप्लीकेबल है। क्योंकि जेई और एसडीओ एग्जाम के अंदर डिफरेंस क्या है? सिलेबस वही रहते हैं ज्यादातर चीजें। जेई में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है, एसडीओ के अंदर थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है। गेट के अंदर 65 में से 55 क्वेश्चन आते ही न्यूमेरिकल है मिनिमम, मे बी 60 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा इससे डरना नहीं है, प्रैक्टिस यार उसका तुम्हें ही फायदा है, और किसी को फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हें फायदा है और किसी को फायदा नहीं है उसका। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं अदर एग्जाम्स की। अब ये बात सर बताओ कौन से अदर एग्जाम है, अब वो डिस्कस करते हैं कौन से अदर एग्जाम्स। ये तुम्हारे पास, ये तुम्हें एक्सेट्रा लिखे छोड़ दी। कितने पब्लिक सेक्टर होंगे इंडिया के अंदर? है इंडिया कितने पब्लिक सेक्टर होंगे? अच्छा, कितने महारत्न पब्लिक सेक्टर है? 3 टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर होते हैं, एक महारत्ना, एक मिनी रत्ना, एक नवरत्ना। पता है इसके बारे में? सुने कुछ ऐसा?
नहीं सुना। 3 टाइप से होते हैं, मतलब अभी किस बेस पे डिसाइड हो रहा है, कोई नया आ रहा है तो नवरत्ना है, महारत्ना जिसका एक टर्नओवर एक स्टेज के ऊपर चला गया, वो एक फिगर होता है, उसके बियॉन्ड तो महारत्ना। 12 के आसपास है, 11 पहले 8 होते थे, अब 11-12 के आसपास है पब्लिक सेक्टर महारत्ना। सेल इज वन ऑफ देम, पावर ग्रिड इज वन ऑफ देम, IOCL, ऑयल इंडिया, सारे पब्लिक सेक्टर महारत्ना है, इनके सैलरी पैकेजेस सबसे हाई होते हैं। अब जॉब की अगर हम बात करें तो यहां पे 2 टाइप ऑफ जॉब, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको बता दिया, पंजाब का असिस्टेंट इंजीनियर, हरियाणा का सब डिवीजन इंजीनियर का जो जॉब है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वो गेट के थ्रू होता है। बाकी अदर सारे डिपार्टमेंट अपना टेस्ट लेते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई हो गया, आपका PWD हो गया, हुड्डा हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, सॉरी लोकल गवर्नमेंट हो गया, जितने भी हैं ये सारे के सारे अपना टेस्ट लेते हैं। पंचायती राज वगैरह अपने सब अपना टेस्ट लेते हैं, जेई का भी और सब डिवीजन इंजीनियर, ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, इसका बात आ गई है समझ। अब यहां पे मैंने लिखा है 2 ways टू एंटर इनटू पब्लिक सेक्टर विद एंड विदाउट गेट। 2 तरीके हैं पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के। 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है इंडिया के अंदर। पंजाब नेशनल बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर है किसी के पेरेंट्स बैंक के अंदर? जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सब पब्लिक सेक्टर है। सैलरीज इसकी गवर्नमेंट से ज्यादा होती हैं। तो 2 तरीके एंटर करने के पब्लिक सेक्टर में। कुछ पब्लिक सेक्टर अपना टेस्ट लेते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। अब सबसे पहला पब्लिक सेक्टर कौन से? HAL है किसी को आइडिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या बनाता है? डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। ये एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जिसने अब हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स वगैरह एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। देखो हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ मिल रही है, कैसे डिसाइड हो रहा है कि जो हमारी इनकम है और जो हमारे खर्चे है, अगर इनकम ज्यादा है खर्चे कम है, मतलब इनकम खर्चे से ज्यादा है, ग्रोथ है ना पॉजिटिव साइड पे, ये कंट्री के लिए भी एप्लीकेबल है। जो GDP है किसके बेस पे डिसाइड हो रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जितना तुम बेचोगे उतना में तुम्हारी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होगी। समझ में आ रही है हमारी बात? कोई टाइम था हम चीजें खरीदते थे ज्यादा, अब यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही है, और वो होना था टाइम के साथ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती, वो होना ही था। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कैसे रिक्रूटमेंट करता है? अपना टेस्ट या गेट के थ्रू? अपना टेस्ट लेते हैं। ये दो पोस्ट के लिए होता है, डिजाइन ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जिसको लोगों के साथ काम करने में मजा आता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जिसको खुद काम करने में मजा आता है, डिजाइन ट्रेनिंग। हार्डकोर टेक्निकल जॉब है ये। रिटर्न बहुत अच्छा होता है, इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो हर कोई भी इंजीनियर बेस्ट चाहता है अपने लिए। तो उसके लिए कंपटीशन तो है यार, उसमें तो कभी मत घबराना। कोई मेरे को एक ऐसी कोई बंदा चीज बता सकता है, अच्छी चीज जो आसानी से मिल सकती है? कोई ऐसी अच्छी चीज जो आसानी से मिल जाए? कुछ भी नहीं। कोई भी अच्छी चीज चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कंपटीशन करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। बात आ गई है समझ? उसके बाद ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे करता है रिक्रूटमेंट? ये अपना टेस्ट लेता है, गेट के थ्रू नहीं करता है। ये एक सीट के पीछे 25 स्टूडेंट्स बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। एक सीट के पीछे 25 कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। दे वांट दी कैपेबल पीपल। कौन होते हैं ज्यादातर इसरो के अंदर? किस रीजन से होते हैं इंडिया के? तुम लोग क्यों नहीं हो यार? इस रीजन से क्यों नहीं? हम लोग कैपेबल नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ होता है अवेयरनेस का और एक क्रेज किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। इंटरव्यू में जब हम इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू लगाते हैं ना, यूआरपीडी इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, हम पूछते हैं जॉब तुमने क्यों ज्वाइन करनी है, ये गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करनी है, पब्लिक सेक्टर क्यों ज्वाइन करना है? सर जॉब सिक्योरिटी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, सर 5 दिन का जॉब होता है, 8 घंटे की जॉब होती है, इस कारण से मैंने ये जॉब ज्वाइन करनी है। कभी नहीं लिखता ऐसे बंदे को कि जो यहां पे कंफर्ट के लिए आ रहा है, जो यहां पे कंफर्ट के लिए आ रही है। मेहनत तो यार करनी पड़ेगी,
चाहे तुम गवर्नमेंट में जाओ, चाहे तुम प्राइवेट में हो, चाहे तुम्हें अपना धंधा करना है, जिनके पेरेंट्स बिजनेस है उनको पूछ के देखना, मेहनत तो है। लेकिन जब हम किसी के लिए काम करते हैं तब हम पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं। बहुत बच्चे हैं, बुरा मत मानना, मे भी शायद आप लोगों में से भी होंगे, क्यों गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है सर, कोई काम धंधा नहीं होता है, ऐश है सर, आराम होता है। ये रीजन तो है यार हमारे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने में। और गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी जॉब है जिससे तुम चेंज ला सकते हो सोसाइटी के अंदर। प्राइवेट तो ठीक है, एक पर्पज से कर ही रहा है, गवर्नमेंट से क्यों प्रोजेक्ट उठा उठा के प्राइवेट को दिए जा रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट में नहीं चल रहा है सिस्टम? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं लोग? इस कारण से तो ज्वाइन कर रहे हैं। बात आ रही है आगे समझ में? कहां पे अटकी हुई है गाड़ी यहां पे इंडिया के लिए कि हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब जहां पे रह के तुम चेंज ला सकते हो, उसी जगह पे जाके तुम लोग सुस्त पड़ जाते हो, मेहनत करते हो उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा, उसके बाद नहीं करना चाहते। बात आ रही नहीं आ रही समय? तो इस कारण से कुछ इस तरीके से सोचना यार जिसमें हर किसी का फायदा हो। अपने सेल्फ सेंटर्ड होकर मत करना कोई भी काम, तुम्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैं हमेशा अपना ही फायदा सोच के चला जाऊं। हर किसी का फायदा होना जरूरी है, विन विन सिचुएशन होना हर किसी के लिए जरूरी है, तभी सस्टेनेबल होता है मॉडल, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज कोलैप्स कर जाएगा। बहुत सारी कंपनीज आप लोगों ने सुना होगा कि एकदम से ऊपर चढ़ गई और फिर एकदम से गायब भी हो गई। बहुत सारे आपने स्टार्टअप सुने होंगे ऐसे कि एकदम से लाइमलाइट में आए और एकदम से ड्रॉप कर गए, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो इसमें से कौन कौन से पब्लिक सेक्टर मेरे को बताते चलेंगे जो अपना टेस्ट लेते हैं? HAL अपना टेस्ट लेता है, इसरो अपना टेस्ट लेता है, डीआरडीओ 10 साल तक ओवर एम्प्लॉयड रहा, इन्होंने रिक्रूटमेंट ही नहीं की 2011 से लेकर 20 तक, फिर 21-22 के आसपास फिर दोबारा से करना स्टार्ट किया। 10 साल तक ओवर एम्प्लॉयड, आउटपुट जीरो। जीरो नहीं बोलूंगा, कहने को जीरो है, तभी तो HAL बना है। अगर डीआरडीओ अच्छा कर रहा होता तो HAL नहीं बनने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। थोड़ा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाना है। BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कैसे करता है रिक्रूटमेंट? तुम्हें पता होना चाहिए यार, दोनों तरीके से करता है ये, गेट के थ्रू भी करता है, अपना टेस्ट भी लेता है। अगेन दे वांट द कैपेबल पीपल, क्योंकि ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर नहीं होंगे कैपेबल बंदे सिस्टम रुक जाएगा। एक चेन है, एक भी लिंक बीच में कमजोर हुआ टूट जाएगी चेन। HPCL अपना टेस्ट गेट के थ्रू, अपना टेस्ट 2021 से पहले तक करता था ये। इसके बाद ग्रुप टास्क होता है, इंटरव्यू होता है एवरी ईयर। IOCL, HPCL मोर देन 50 स्टूडेंट जाते हैं। BPCL ये ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट की तरफ आ गया है। BL अपना टेस्ट लेता है, गेल, IOCL से BHEL अपना टेस्ट लेता है। उसके बाद आपका आ गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जॉब, जबरदस्त। 2-3 जॉब ना यार बहुत ही जबरदस्त है। रेलवेज दी बेस्ट जॉब, आपका एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट वाला जबरदस्त जॉब। ये जॉब बहुत ही अल्टीमेट है क्योंकि इसमें तुम्हें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, एक पे स्केल से ज्यादा, मतलब जो भी सैलरी से अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत मिलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी का जॉब और रेलवेज का जॉब। रेलवे ने भी अभी वो किया अनाउंस कि अभी तक हम लोग 5 साल के बाद रिक्रूटमेंट करते थे, अब हम हर साल रिक्रूटमेंट करा करेंगे जैसे SSC करता है। पता ही चीजों के बारे में न्यूज पता, सुनते हो ये चीजें, सुनिए ये चीज, वेरी गुड है। आप NHAI वो गेट के थ्रू करते हैं। इनफैक्ट NHAI, इन्होंने NHAI का बोला नहीं सर प्लीज कोई बात नहीं, तो इनको वो करो, पार्टी पुटी बनाओ अपनी, खड़ा करो इनको। हाँ गुड। NHAI इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करता है। इन्होंने NHAI पूछा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू करता है रिक्रूटमेंट। पहले गेट के थ्रू करता था, पिछले 2 साल से इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू कर रहा है, राइट। तो ऐसे ये लिस्ट बहुत लंबी है। उसके बाद अगेन बहुत सारी लैब्स हैं, CSIR, CSIO, CDEC आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपको वहां पे JRF, SRF के लिए जाना है, अगेन थ्रू द गेट एग्जाम आप जा सकते हो, या UGC नेट, ऑल्दो आप लोग नहीं लिखते UGC नेट। उसके बाद फेलोशिप थ्रू द गेट, इसमें आपको फेलोशिप मिलती है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है हायर स्टडीज। अब यहां पे बहुत बच्चों ने MS के नाम पे चुप कर गए थे
कि एमएस क्या होता है सर, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखो सबसे पहला जो गेट का एग्जाम बच्चा देता है ना, उसमें जो 30-40% जो बच्चे होते हैं ना, मतलब गेट एग्जाम देने से पहले, ऑल्दो की रियलिटी बाद में पता चलती है, उनका जो टारगेट होता है पब्लिक सेक्टर होता है कि हमें पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल जाए। 30-40% जो पहले सोच के तैयारी स्टार्ट करते हैं गेट का। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में पब्लिक सेक्टर के बाद जो मेन प्रायोरिटी बच्चे का होता है वो होता है एमटेक का। एमटेक का ये मैनेजमेंट कोर्सेज जो अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम होता है, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। इसके पीछे थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, इस स्कॉलरशिप को 18,500 किया जाए। उसके बाद एमएस। एमएस होता है 3 साल का प्रोग्राम, ये रिसर्च प्रोग्राम है। डायरेक्ट पीएचडी 5 साल का प्रोग्राम, ये रिसर्च प्रोग्राम है। डायरेक्ट पीएचडी में भी 2 टाइप ऑफ पीएचडी, एक नॉर्मल पीएचडी जिसमें स्कॉलरशिप 38 से 43,000 रुपए, एक पीएमआरएफ पीएचडी होती है जिसमें स्कॉलरशिप 70 से लेकर 80,000 रुपए। क्या होता है पीएमआरएफ? हाँ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। इसमें स्कॉलरशिप ज्यादा होती है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये मेरे को ये बताओ कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल कहां से रही है, पैसा क्यों दे रही है गवर्नमेंट तुम्हें, एमएचआरडी क्यों दे रहा है पैसा, और कहां से दे रहा है पैसा तुम्हें? अब यहां पे क्वेश्चन आ गया, बीटेक लेवल में तो नहीं मिलता ना स्कॉलरशिप, मास्टर्स लेवल पे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे जस्टिफाई हो रहा है ये पैसा, कोई बता सकते हो मेरे को? हाँ जी, नहीं वो तो एक प्रोसीजर है ही है, वो तो करना ही है। लेकिन गेट क्वालिफाई होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके थ्रू अगर तुम एडमिशन ले रहे हो तो वहां पे जाके तुम्हें मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे जस्टिफाई हो रहा है? 2 तरीके से। जब तुम मास्टर प्रोग्राम के लिए जाते हो, खास करके एमटेक जो प्रोग्राम है 2 साल का, उसमें जो जस्टिफिकेशन है वो है थ्रू टीए, टीचिंग असिस्टेंटशिप। इसमें क्या होता है कि तुम मास्टर्स हो, किसी प्रोफेसर के अंडर तो होते ही हो तुम लोग, तो तुम्हें वो वहां पे बीटेक में कुछ लैब्स वगैरह, पेपर चेकिंग, कुछ टेस्ट वगैरह बनाने को, तो वो आपसे काम लेते हैं, वहां से जस्टिफिकेशन होती है। मास्टर्स में, एमएस में, डायरेक्ट पीएचडी में 12,400, 17,000 रुपए, 80,000 रुपए, कहां से आ रहा है इतना पैसा? कंगाल हो जाए गवर्नमेंट अगर अपनी जेब से देने स्टार्ट हो जाएगी। ये कहां से आ रहा है? सिस्टम मैंने तुम्हें बताया इससे पहले क्या, कि प्रोफेसर के पास क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स। वो प्रोजेक्ट कौन से हैं? इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री ने क्या दिया प्रोफेसर को? प्रॉब्लम। फ्री में थोड़ा सॉल्व करके देगा, वो पैसा देगा उसको वो, और वो पैसा जा रहा है डायरेक्टली एमएचआरडी को, गवर्नमेंट को, जिसमें से 1% ऑफ शेयर उस आईआईटी का, 1% ऑफ शेयर उस प्रोफेसर का, जब वो उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब एमएचआरडी के पास अल्टीमेटली जा रहा है, परसेंटेज भी मिल रहा है सभी को। अब वो जो पैसा जो दे रही है बच्चों को, वो दे रहा है उस प्रोजेक्ट में से जो प्रोफेसर आपसे काम लेगा। प्रोफेसर ने आपसे काम लेना तो पैसा दे रहा है आपको वो, और वो काम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसका प्रोजेक्ट है। भाई तुम लोग स्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट है, तुमने मास्टर्स वहां पे स्ट्रक्चर में ज्वाइन किया, या डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर एमटेक स्ट्रक्चर में ज्वाइन किया, वो तुमसे काम ले रहा है, वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं। पैसा कहां से दे रहे हैं? क्योंकि तुम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। वो पैसा कहां से है? उस प्रोजेक्ट के लिए उस इंडस्ट्री ने दिया। बात आ गई है, समझ नहीं आई है? इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो ये है इसका जस्टिफिकेशन। अब इसके बाद पॉइंट आता है, सर मास्टर्स कर लिए, इसके बाद का क्या ऑप्शन है? एक ही चीज है यार, अगेन प्लेसमेंट। जो कंपनी में भी पुंज लॉयड, डीएलएफ, जो भी कंपनी तुम्हारी यहां पे आके तुम्हें 4-5 लाख, 5-6 लाख, 6-7 लाख का पैकेज दे रही है, अब अगर उस कंपनी की रिक्वायरमेंट स्पेशलाइज्ड जॉब की है, स्पेशलाइज्ड पर्सन की है, जो कहां बैठे है? इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में बैठे हैं। एक स्ट्रक्चर का स्पेशलाइज्ड चाहिए, एक वाटर रिसोर्सेज का, एक जियोटेक का स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। वो कहां पे है? आईआईटीज में। और आज का जो इंडस्ट्री है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, उनको स्पेशलाइज्ड पर्सन का नीड है। आउटसोर्सिंग अब कम होती चली जा रही है, यहीं पे चीजें क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई हैं। आउटसोर्सिंग अब बहुत कम हो गई है, तो वो स्पेशलाइज्ड पर्सन मिलेंगे हायर स्टडीज डोमेन में, जहां पे जाके वही कंपनी तुम्हें आके पैसा दे रही है, वही कंपनी तुम्हें वहां पे आके 18-20 लाख का पैकेज देगी, वही कंपनी दे रही है। मेरे को भी पता कि आपका सिचुएशन यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल सिविल वगैरह का। मैं बहुत प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहा हूँ जहां पे 20-20, 25 बच्चे, यहाँ पे तो तब भी एक गवर्नमेंट के नाम पे बच्चा एडमिशन ले रहा है, मैकेनिकल में खास करके। प्राइवेट में चितकारा के अंदर 25-30 के आसपास इनटेक है, मतलब वो एडमिशन हो रही है।
लेकिन सारे के सारे प्लेस हो रहे हैं मैकेनिकल में, क्योंकि है ही नहीं बच्चा मार्केट में अंदर। और आप खुद सोच लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे को बताओ मैकेनिकल के बिना कैसे चलेगा? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिविल के बिना कैसे चलेगा? लैपटॉप थोड़ा नहीं बिल्डिंग खड़े कर देगा। बात आ रही है समय, तुम्हारा अगले 4-5 साल में बहुत तगड़ा वैल्यू पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को उस चीज के लिए कैपेबल बनाना है। ये एक जरिया है, ये एक जरिया है। उसके बाद कुछ बच्चों ने एमबीए बोला, मैनेजमेंट कोर्सेज। कहां से होते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज? एमबीए कहां से होती है? आईएम से, बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट से। हर आईआईटी, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। एंट्री कैसे मिल रही है? गेट के थ्रू। डॉम्स आईआईटी मद्रास, आईयूआर आईआईटी बॉम्बे, एक टॉप इंस्टीट्यूट था जो गेट के थ्रू मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए लेता था, वो आईएम में कन्वर्ट हो गया है। पता है किसको उस इंस्टीट्यूट का नाम? निटी बॉम्बे। सुना किसी ने? आपको पता, आपके यूके के कम से कम 15-20 बच्चे भेजे हैं हमने यूको के, सिविल से भी है 3-4 तो, पता नहीं है हमें। निटी बॉम्बे वो कन्वर्ट हो गया, आप आईएम में बन गया हो। गेट के थ्रू अगर मेरे से पूछते कि सबसे बेस्ट चीज बताओ सर क्या मिल सकती थी या क्या मिल सकती है, वो है निटी बॉम्बे। पैसा गवर्नमेंट में होता है ज्यादा तो प्राइवेट में पैसा ज्यादा होता है? रास्ता क्या है ये? और एक और तरीका प्राइवेट में पैसा ज्यादा लेने का, गवर्नमेंट के थ्रू अगर जाते हो, समझ लो 3-4 साल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो जिसके कंपटीटर बहुत हैं, तो सैलरी पैकेजेस देखो कैसे देते हैं, 2-3-4 टाइम देते हैं जो तुम बैठे होते हैं जिस उस पे गवर्नमेंट में। तो अपना जो पाथ है ना यार, पूरा सोच के चलो। अगर तो सेटिस्फेक्शन है तो ठीक है, 6-8 लाख 10 लाख सफिशिएंट है। अगर तो उससे सेटिस्फाइड हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन भाई जब इंडस्ट्री देने को बैठी है, आ जाओ कैपेबल बंदे आ जाओ, तो क्यों नहीं तुम लेना चाहते हो? अपने आप को कैपेबल बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 3-4 साल। बुरा मत माना, ऐसा नहीं है कि आप लोग कैपेबल नहीं हो, यू ऑल आर कैपेबल। बस हमें वो डायरेक्शन चाहिए, वो एक बग चाहिए, रास्ता चाहिए। क्यों इस रीजन से इसरो के अंदर क्यों नहीं भर रहा? एक टाइम था आईआईटी कानपुर के अंदर ईसीपी ने 35 स्टूडेंट्स भेजे थे डायरेक्ट पीएचडी के लिए। 35 स्टूडेंट 2015-16 के अंदर, इसमें यूको के भी थे 7-8 बच्चे। थोड़ा अवेयरनेस लाओ। हमें लगता है यहां बैठ के शायद आप लोगों को बहुत को ये लग रहा होगा, उसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, तो पता है मेरे को सारा क्या नई चीज बता रही है। लेकिन जब मैं बीच में पूछना स्टार्ट करेंगे तो हमें नहीं पता होगा बीच बीच में। तो इसलिए अपने सारी ऑप्शंस का तुम्हें पता होना चाहिए, रास्ते क्या कर, उसको कहां कैसे पहुंचना है उस फाइनल स्टेज तक, वो मेरे को सारा जर्नी पता होना चाहिए। बहुत बच्चे मेरे को ऐसे कॉल करते हैं, बहुत बच्चे कॉल करते हैं जिनको पूरा पाथ पता है, सर उसके बाद मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, अल्टीमेट मेरा गोल ये है। और उसमें पैसे की या सैलरी की कहीं भी बात ही नहीं आती है, बात होती है करियर की। बात होती है करियर की। लेकिन हम लोग रैट रेस पकड़ते हैं, वो उधर को जा रहा है चल उधर को भागते हैं, रैट रेस पकड़ लेते हैं कि ठीक है 4-5 लोगों ने कनाडा जाना है, फॉरेन जाना है, चलो उधर को चलते हैं, आसान रास्ता है, 30-40 लाख लगा के चले जाएंगे वहां पे। फॉरेन के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो हर आईटी में, हर एनआईटी में मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। पैसे करने वाले के ज्यादा होते हैं, पैसे करवाने वाले के ज्यादा होते हैं। किसको ज्यादा पैसे मिलते हैं? करवाने वाले को या करने वाले को? करवाने वाले को। और ये जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज क्या हैं? करवाने वाले कोर्सेज हैं, करने वाली हैं? करवाने वाले हैं। बहुत तगड़ा पैसा है इसके अंदर। डॉम्स आईआईटी मद्रास, इट इज इक्वल टू निटी बॉम्बे। निटी बॉम्बे का एवरेज पैकेज 20-25 लाख के आसपास रहता था, यही डॉम्स का है। लेकिन वो एमटेक कोर्स नहीं है, वो एमएस कोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल लगा लूंगा फालतू सर, मिलना चाहिए अच्छा, एक कंपनी अच्छी मिलनी चाहिए प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद का फिर जो ग्रोथ है ना, वो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है।
मे भी शायद आप लोगों को 30-40 लाख 50 लाख बहुत बड़ा लग रहा होगा सुनने में, ये तो हवा में बातें मार रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज डाली हुई हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने योरपीडिया पे, उनको सुन के तुम्हें पता लगता है कि क्या है रास्ता एक्चुअल में, दुनिया कहां बस रही है। हम लोग तो कुछ अलग ही रेस में पड़े हुए हैं इस रीजन में, खास करके उस रेस से बाहर निकलोगे यार। यू ऑल आर कैपेबल, यू ऑल आर कैपेबल, बस एक स्पार्क चाहिए, स्पार्क। यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईएम्स थ्रू द गेट एग्जाम, और वो प्रोग्राम कौन सा है? एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट। 25,000 से लेके 35,000 का स्कॉलरशिप होता है इसमें पर मंथ का। आप रीजन कहां से दे रहे हो भाई? सिंपल सी चीज है, जितने भी रिसर्च प्रोग्राम, अब मैं आपको बताता हूं इसमें एंट्री कैसी होगी। पब्लिक सेक्टर एमटेक में अगर मेरे को जाना है तो मेरे को गेट में अच्छा मार्क्स चाहिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। फाइनल सिलेक्शन जो होना है या जो नेक्स्ट राउंड के लिए जो कॉल आना है वो प्योरली मार्क्स के बेस पे आना है। लेकिन जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, एमएस प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, एफपीएम प्रोग्राम, इसमें जो तुम्हें कॉल आएगा उसमें 3 चीजें वो देखेगा, तुम्हारा गेट स्कोर, तुम्हारा सीजीपीए, तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। गेट स्कोर, सीजीपीए और तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें शॉर्टलिस्टिंग इसके बेस पे नहीं है, फिर उसके बाद होना इंटरव्यू। तुम अपने आप को प्रूव करो, क्यों डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन करना है, क्यों आईटी बॉम्बे ज्वाइन करना है, कौन से प्रोजेक्ट में तुम्हें काम करना है बताओ उसको, सिलेक्शन। उसके बाद जहां जाके वहां पे मेहनत करो। और क्योंकि मैं जो हम जो क्यों आईटी, क्यों लोगों में इतना क्रेज है, नो डाउट वहां पे जाके तुम्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तुम्हें वहां पे कुछ और। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? आईटी सिस्टम के अंदर या आईएम्स के अंदर या एम्स के अंदर जो तुम्हें वो एनवायरमेंट वहां पे मिलता है। यहाँ पे कहां के बच्चे हैं? पंजाब के, और कहां से? हरियाणा से, और कहां से? यूपी से। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी हो सकता है, मेरे को लग रहा है यूपी भी हो सकता है। वहां पे कौन होगा? वहां पे कौन होगा? पूरे इंडिया का बच्चा होगा। सोचो तुम्हारा लर्निंग मिलता नहीं मिलता एक दूसरे से। और वो भी वो पर्संस जो एक कंपटीशन कंपीट करके वहां तक पहुंचे हैं, उनका एक अलग लेवल होगा। तुम एंटर कुछ और सोच के चल रहे हो, वहां पे एंटर कर रहे हो, वहां कुछ और सोच के, एग्जिट कुछ और सोच के नहीं कर रहे हो। क्योंकि आईटी सिस्टम क्या है? आईटी सिस्टम क्यों बना था? एक तो मैंने बता ही दिया, सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए या एम्प्लॉयर क्रिएट करने के लिए। किसने बना हुआ आईटी सिस्टम? जो स्टार्टअप सोचते हैं, हम लोग सुनते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स, उसमें मेजॉरिटी लोग आईटी बैकग्राउंड से होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ है ना? तो बोलो, ना भी बोल सकते हो अगर है नहीं पता, या फिर अगर नहीं है ऐसा तो मेजॉरिटी। क्यों? कुछ तो यार बात होगी ना वहां पे, कुछ तो होगा ना यार सिस्टम ऐसा। उसी चीज की मैं तुम्हें बात कर रहा हूं। निकलो यहां से, यहां नहीं है पढ़ाई वाला कल्चर। जाके बैठो ऐसे सिस्टम में जाके, यहां तुम्हें फील हो, वाइब्रेशन ही अलग है, और ही अलग है वहां पे। मेरे को एक बात बताओ, 5-10% एक साइड पे छोड़ते हैं, जिनको बीटेक के इमीडिएट बाद जॉब की नीड है। 90% लोग, नहीं मैं वो एक साइड पे रख रहा हूं, 90% लोग, इसमें भी मेरी, अब आप इसी में हाथ नीचे कर लोगे, 90% लोग, अगर तुम अपना खर्चा निकाल लो, मे भी शायद आपको जॉब का नीड ना पड़े। और वो जो तुम टाइम स्पेंड करोगे वो किस चीज के लिए करोगे? अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पेशलाइजेशन, दूसरा ब्रांडिंग, जो अभी तक शायद हमारे अंदर नहीं है। दोनों चीजें, ये पर्पस है कि मैं हर किसी को बोल रहा हूं गेट लिखो। ये सेकंड रीजन है, मैं हर किसी को बोल रहा हूं कि तुम्हें हायर स्टडीज में जाना चाहिए, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी सिस्टम देख के आओ। दो पर्पस, पहला ब्रांडिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अच्छा सोच रहे हो, अच्छा ड्रीम कर रहे हो, अब खुद सोच के देखना इस चीज का आंसर क्या है, सही है गलत है। कि अगर मैंने अपना खर्चा निकाल दिया 12,700 रुपए, जो मे भी शायद जब तक मैं पास आउट हो जाऊंगा 18,000 हो जाएगा, या मैं पीएचडी में जा रहा हूं 25,000 हो जाएगा, 40,000 है, नहीं जरूरत है। और उस टाइम के दौरान तुम क्या कर रहे हो? यार जूनियर इंजीनियर के पेपर निकालना है,
एसडीओ का पेपर निकालना है, इफ यू आर कैपेबल यार कभी भी निकाल दोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। नौकरी तुम्हारी 23 साल में लग रही है, 28 साल में लग रही है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क। लेकिन वो जो 5 साल का जो है ना, उसमें तुमने उस चीज के लिए एफर्ट मारा है जो मे बी तुम 23 साल में एंट्री करके वो ना अचीव कर पाते, जो तुम 28 साल के बाद इमीडिएटली कर रहे हो। सोसाइटी नीड द कैपेबल पीपल। और इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया को है। मैं तो अभी इंडिया तक की लिमिटेड बोल रहा हूं मैं अभी तक, लेकिन जब हम ओवरसीज बात करें, कैपेबल हो, अप्लाई करो कहीं पे भी फॉरेन में, डॉलर्स में सैलरीज है तुम्हारी, उसकी अपनी करेंसी में सैलरीज है तुम्हारी, वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। ये रास्ता है फॉरेन जाने का। हम लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं फॉरेन जाने का। आ रही नहीं आ रही है बात समझ में? फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर तुम्हें जाना है थ्रू द गेट एग्जाम, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? 5 हैं। कौन कौन सी है बताओ? नहीं यार, गेट के थ्रू, वो तो सारा ऑप्शन ओपन है ही है। गेट के थ्रू 2 यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, एनटीयू एंड एनयूएस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज। आरडब्ल्यूटीएच जर्मनी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, क्रैनफील्ड यूके। ये 5 यूनिवर्सिटी है जो गेट के थ्रू लेती है। अब हम अब्रॉड की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं ना। कौन कौन जाना चाहता है अब्रॉड स्टडीज के लिए? कौन कौन जाना चाहता है अब्रॉड स्टडीज के लिए? अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है अब्रॉड? मैं बोल रहा हूं सभी को जाना चाहिए स्टडीज के लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ गोइंग। अगर आप लोग अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं ना, 2 चीजें दिमाग में रखना। पहला कि अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, एज ए टेक्नोक्रेट जाना, एज ए इंजीनियर जाना, एज ए लेबरर मत जाना। तो इंजीनियर हो यार, बहुत नीड है हर कंट्री को टेक्निकल पीपल की, लेकिन उसके लिए एक पॉइंट वहीं पे आ जाता है यार, कैपेबिलिटी और तुम्हारा ग्रोथ, तो तुम्हारी जो क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अपने पेरेंट्स के 20, 25, 30, 40 लाख हार्ड अर्नड मनी वेस्ट करके मत जाना, मत वेस्ट करके जाना यार। तो आसान तरीका है यार, लेकिन उसके बाद वहां पे जाके लेबर करोगे या कुछ भी करोगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा सेटिस्फेक्शन कभी भी। ठीक है, उसको तुम यहां जाके करोगे, कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मे बी जे की सैलरी से भी ज्यादा है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन यार, जिंदगी को भी तो आंसर करना है, अपने आप को भी तो आंसर करना है कि क्या कर रहे हो। फॉरेन जाना है तो बहुत आसान से तरीका है, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है। डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया, गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। क्योंकि पीएचडी पूरी दुनिया के अंदर बिना स्कॉलरशिप के होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पीएचडी में तुम्हें प्रोजेक्ट पे काम करना है। जैसे मैं इंडिया सिस्टम की बात करूं, ये पूरा दुनिया सिस्टम ऐसे चल रहा है, प्रोजेक्ट्स है प्रोफेसर के पास, और यहां पे तो रुपीज में, वहां पे तो डॉलर में है। यहां तुम्हें 40,000 स्कॉलरशिप दे रहा है, वहां पे वो 2,500 3,000 यूएस डॉलर पर मंथ का स्कॉलरशिप दे रहा है, और जिसमें तुम्हें 5 दिन काम करना है, और तुम्हारा पीएचडी भी 3 साल में हो जाएगा। छोड़ो पीएचडी भी नहीं करनी, 1 साल के बाद स्कॉलरशिप लिया, 1 साल के बाद जॉब ढूंढ लो कोई टेक्निकल में। प्रोफेसर को बोलो भी मेरी जॉब लगी, मैं पीएचडी कंटिन्यू कर सकता। ठीक है जी, प्रोफेसर बोलेगा ओके, नो डाउट उसको कन्विंस तो करना ही पड़ेगा कि आसान तरीका है बाहर जाने का। और अगर तुम मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो तो गो फॉर द एमएस प्रोग्राम, नो फॉर द एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तीसरा, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, ये इनको एजेंटों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, इनके तो टाइप्स हैं वहां पे यूनिवर्सिटीज के साथ, उसमें जाकर एडमिशन करवा देंगे, क्योंकि तुम्हारा तो जरिए, तुम्हारा तो पर्पस सिर्फ जाना है ना, एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुम वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, यूरोपीडिया ग्लोबल इज द प्लेटफॉर्म जो ये कर रहा है। अभी तक हमने वर्ल्ड की टॉप 6 रैंक 6 यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बच्चे भेजे हैं। वहां पे जरिया क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, अपना प्रोफाइल बनाओ बहुत अच्छा, बीटेक में प्रोजेक्ट करो बहुत अच्छा, किसी पर्टिकुलर डोमेन से। प्रोजेक्ट का मतलब कभी भी ना उससे नहीं होता हर बार कि एक मॉडल बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना, ये करना। वो बनाओ, टेस्टिंग करो, रिजल्ट लाओ, रिजल्ट को पब्लिश करो, कुछ चेंज लाओ, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च। और जब तुम्हें अब्रॉड जाना है, मेरा सर इस पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है, मेरा सर जियोटेक में मैंने रिसर्च किया, जियोटेक में मैंने काम किया, मैंने ट्रांसपोर्टेशन में काम किया, अब्रॉड में ढूंढो, बहुत यूनिवर्सिटी है, पूरा वर्ल्ड है यार, ये तो कंट्री इंडिया है, ढूंढो कहां पे बैठा है ट्रांसपोर्टेशन का बंदे, कहां बैठे हैं, प्रोफेसर का लिस्ट बनाओ, लिंक्डइन पे पकड़ो, उन्होंने डाली होती है अपनी ओपनिंग्स,
उनको मेल करो, अपना स्टेटमेंट लिख लो, पर्पस लिखो अच्छा सा कि सर ये पर्पस है, मैं आपके अंडर अप्लाई करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसी डोमेन में काम किया जो तुम्हारी नीड है। यस बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 100% बोलेगा। बात आ रही है रिवर्स इंजीनियरिंग की समझ में कि अगर प्रोफेसर को, यार मेरे को बताओ, मेरे पास प्रोजेक्ट है, मान लो स्ट्रक्चर डोमेन का, मैं वाटर रिसोर्स वाला बंदा रखूंगा? नहीं रखूंगा। मैं उसी को ये बोलूंगा ना जिसने उससे मिलती जुलती कहीं पे काम किया होगा, और थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेट भी करना पड़ता है, अपना प्रोफाइल अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट के बनाओ। लेकिन तुम्हें अपने आपको तैयार करना है अकॉर्डिंग। इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू में बताओ कि मैंने ये काम किया, ये मेरा आउटकम था, और मैंने सर आपका भी देखा है सारा काम कि आप इसमें काम कर रहे हो, मैं सर इसमें आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता हूं, मैंने ये फाइंडिंग्स कर ली है। ये लिखो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर, ये लिखो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। तो तुम्हें यस बोलेगा, डॉलर्स में तुम्हें स्कॉलरशिप है, वहां पे 5 दिन का काम करना है। ये इंडिया के अंदर है जब पीएचडी, बहुत सारे वर्ल्ड में तो पीएचडी को पीएचडी नहीं लिखते हैं, वो जॉब लिखते हैं, क्योंकि इतना सैलरी तुम्हें को पढ़ने के लिए थोड़ा दे रहा है, इतना पैसा तुम पढ़ने के लिए नहीं, वो जॉब के लिए दे रहा है, क्योंकि तुम काम कर रहे हो उसके लिए। बात आ रही है समझ में? तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है जो तुम्हें लगानी है। बहुत आसान तरीका है बाहर जाने का। बात आ रही है, ऊपर से नहीं कर रही है ना? मेरे को ऊपर नहीं कर रही है। आगे गुड, चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बस 5 मिनट और। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम? 2 गेट के एग्जाम मेरे को लिखने निकले। मैंने क्वेश्चन रेज किया था पहले कि तुम 2 गेट एग्जाम लिख सकते हो। बेनिफिट 3rd ईयर में गेट लिखने के क्या बेनिफिट है, और एक वायर हायर स्टडीज। मैं ये पॉइंट कवर कर रही है, हायर स्टडीज करनी ही क्यों है। पहला, ब्रांडिंग। तुम्हारे रिज्यूमे पे लिखा होना चाहिए, सर आई हैव डन मास्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईटी एंड एलुमनी ऑफ दिस, आई हैव डन प्रोजेक्ट अंडर दिस प्रोफेसर, आई हैव डन इंटर्नशिप अंडर दिस प्रोफेसर। ये लिखा होना चाहिए तुम्हारे रिज्यूमे पे। वो तुम्हारी ब्रांडिंग है, वो तुम्हें बेचेगा मार्केट में, उसी से तुम्हारा वैल्यू डलेगा। दूसरा, स्पेशलाइजेशन। दूसरा, स्पेशलाइजेशन। एक दिन के अंदर भी वीडियो डलेगा जिसमें ट्रैफिक लाइट्स को ही ऑटोमेट कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाइए एआई में। अभी हम लोग आईटी हैदराबाद जाके आए हैं, वहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट R&D फेयर, इससे पहले हुआ था आईटी दिल्ली में 2021 में, अभी 2022 में, अभी हुआ आईटी हैदराबाद में। लार्जेस्ट R&D फेयर इंडिया के, ये सेकंड हुआ है। उसमें आके प्रोफेसर अपने प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं और इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं कि तुम्हारी अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम पता है कहां पड़ रही है इंडिया में, कि जो प्रोफेसर है, जो बच्चा काम कर रहा है ना, वो सोसाइटी के लिए कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री और सोसाइटी, इंडस्ट्री और एकेडमिया का मीटिंग नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे उसके पीछे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। वो प्रोजेक्ट को सुनना, उसमें क्या किया उन लोगों ने, एआई कैसे लगाया, और सिविल के स्टूडेंट थे शायद वो, मेरे को भी याद नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के नहीं थे स्टूडेंट्स, सिविल के थे। और ये चीज एआई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये कोई कंप्यूटर साइंस का डोमेन थोड़ा ना है, कंप्यूटर साइंस का डोमेन है ये। आपको लगता है कंप्यूटर साइंस का बच्चा कर सकता है इसको? इसको कोई भी ब्रांच का बच्चा लिख सकता है। ये मैथमेटिक्स का डोमेन है, और मैथ तुम लोग सारे पढ़ सकते हो, ये कंप्यूटर साइंस का डोमेन नहीं है। यस, नो डाउट कंप्यूटर साइंस वाले तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि उसमें तो सब्जेक्ट है 1-2। अब हमने बोला कि 2 गेट के एग्जाम, पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम 2 गेट के एग्जाम दे कौन से सकते हो, ठीक है। पहली बात तो तुम गेट का कोई भी ब्रांच में पेपर दे सकते हो, चाहे मैकेनिकल में दे लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में दे लो, किस मर्जी में दे लो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी बाद में, जब तुम अप्लाई करना स्टार्ट करोगे एलिजिबिलिटी में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बोलेगा कि तुम्हारा बीटेक सिविल में होना चाहिए, गेट तुम्हारा एनवायरमेंट में है, तो तुम एलिजिबल हो, वो बोलेगा। तो वो एलिजिबिलिटी मैच नहीं होता है। तो कहां पे एलिजिबिलिटी तुम्हारा मैच हो जाएगा, उसी के लिए ये पॉइंट है। सी दिख रहा है, ये दिख रहा है सी कोड होता है आपका सिविल का गेट में। अब अगर तुम पहला पेपर सिविल का रखते हो तो दूसरा कौन सा रख सकते हो, कंपल्सरी नहीं है 2 पेपर देना, कोई भी दे सकते हो। लेकिन अगर तुम पहला पेपर सिविल का रखते हो तो दूसरा तुम कौन सा दे सकते हो, एई किसका कोड है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एजी किसका कोड है, एग्रीकल्चर, एआर आर्किटेक्चर, ईएस एनवायरमेंटल साइंस, जी जियोमेट्रिक्स, यस, एनएम
मरीन हाँ यस, नेवल मरीन एंड आर्किटेक्चर, गुड। लेकिन इसको याद करने से गेट का पेपर नहीं निकलेगा। एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस, एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस। तो ऐसे तुम पहला पेपर हो, दूसरा पेपर कोई भी, या एज ए सिंगल भी कोई भी पेपर तुम दे सकते हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले कौन सा पेपर देना है, तुमने कौन सा दे सकते हो, तो पता लगे कौन सा देना है। अगर तो तुम टारगेट कर रहे हो पब्लिक सेक्टर थ्रू द गेट एग्जाम, तो तुम्हें सिविल से ही लिखना है, क्योंकि कोई पब्लिक सेक्टर अलाउ नहीं करता कि अगर मेरा बीटेक सिविल में और गेट मैंने मान लो एनवायरमेंट में दिया या नवल में दिया या किसी और में दिया, तो पहला चीज दिमाग में बना लो कि अगर मेरे को गेट का एग्जाम, सॉरी गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो, तो मेरे को सिर्फ गेट सिविल में ही पेपर लिखना पड़ेगा। बाकियों को क्या फायदा होगा सर? बाकियों को फायदा ये होगा, वो उनके लिए है जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सर एनवायरमेंट में इंटरेस्ट है, मेरे को उसी में जाना है, तो मेरे को डिजाइन वाले सब्जेक्ट पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बात आ रही है समझ में कि मेरे को नहीं पढ़ना सॉन्ग, मेरे को नहीं पढ़ना स्ट्रक्चर, मेरे को नहीं पढ़ना स्टील, मेरे को नहीं पढ़ना आरसीसी, मेरा एनवायरमेंट में इंटरेस्ट है और मेरे को नहीं जाना सर पब्लिक सेक्टर में, मेरे को रिसर्च में जाना है, मेरे को हाई स्टडीज में जाना है, तो दो गेट इन एनवायरमेंटल साइंस। बात आ गई समझ में? इसी के बेस पे हर सब्जेक्ट के अंदर जो है तुम्हारा एक स्पेशलाइजेशन एंटर है उसके अंदर। एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट है तुम्हारे पास देंगे, 35 नंबर के दो सब्जेक्ट, 30 मार्क्स तो फिक्स है। नॉन टेक के मैथ के, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के 70 नंबर आएगा तुम्हारा टेक्निकल का, तो तुम उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हो। तो तुम्हें हायर स्टडीज के डोमेन में जाना है, अगर तुम्हें हायर स्टडीज टारगेट कर रहे हो देन ओनली यू शुड गो फॉर दीज एग्जाम्स, अदरवाइज अगर ओनली गेट टारगेट कर रहे हो तो वो एग्जाम। अब दो पेपर देने की क्या फायदा है सर? दो गेट पेपर के कि ठीक है इस मैच में तूने मेरे को बाउंसर मार के आउट कर दिया, अगले मैच में देखूंगा। समझ में आया सर मेरा? आगे बात समझ नहीं आ गई है? हाँ, एक साल दो बार दे सकते हो, एक साल दे दो बार, कभी क्लैश नहीं होएगा 1.5 साल। ये हो सकता है कि ਤੁਹਾਡਾ मॉर्निंग आ गया इवनिंग आ गया, या आज मॉर्निंग आ गया कल इवनिंग आ गया। गेट का पेपर कब होता है? गेट का पेपर कब होता है? फरवरी में। कब? पहले 2 वीकेंड्स, ये फिक्स है, फरवरी के पहले 2 वीकेंड फिक्स हैं। तो दो पेपर जब तुम भरते हो तो कभी क्लैश नहीं होता कि सेम टाइम पे दोनों आ गए, राइट? तो वो मे बी नेक्स्ट डे आ गया या इवनिंग स्लॉट में आ गया, अगले वीक आ गया, तो ऐसे होगा। आगे बात समझ में? 2 गेट पेपर देने का लॉजिक समझ रही है कि पहले में तो मेरे से गड़बड़ होगी, मेरे पास एक और चांस है। थर्ड ईयर में क्यों दे रहे हैं? रीजन इससे कि ठीक है थर्ड ईयर में मे बी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, मेरे को एनवायरमेंट में आगे मेरे 50 नंबर, फाइनल ईयर में मे बी किसी और रीजन से मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, वहां पे मेरे आगे 35 नंबर, सिविल में मान लो फॉर एग्जांपल। तो मेरे को अब कहां पे कौन से गेट स्कोर पे यूज करना है? मेरे पास अब 2 चॉइसेस होगी, 2 गेट स्कोर कार्ड हो गए या 4 हो गए, मान लो उसको 2 तुम देते हो, तो जितने तुम्हारे पास स्कोर कार्ड ज्यादा है उतनी तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी है ज्यादा अलग अलग तरीके से सोचने का, कॉम्बिनेशन में अप्लाई करने का। ये तुम्हें फायदे हैं 2 गेट पेपर देने के और थर्ड ईयर में। बात आ गई है समझ में? मल्टीपल क्यों दे लिए? बाकी फाइनल डिसीजन ऑल कॉल्स इज योर्स, सारा कॉल तुम्हारा है, लेकिन इसके लिए सारा एनालिसिस भी करना है तुम्हें बहुत ढंग से कि कैसे करना है, क्या करना है। बात आ गई समझ में? अब एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है 2024 में, डीए। डीए क्या है? हाँ, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है इस बार। अब लेकिन आपके उसमें कॉम्बिनेशन में आया नहीं ना, ये आपके कॉम्बिनेशन में आया ना, तो क्या तुम दे नहीं सकते हो? दे सकते हो, लेकिन फिर ये सिंगल ही देना पड़ेगा, फिर तुम कोई और नहीं दे सकते। मैंने बोला ना पहले कि तुम गेट दे दो, कोई मर्जी में दे सकते हो। जैसे अगले में कोड लिखे हुए हैं मैंने, ये सारे गेट के पेपर हैं अलग अलग, देने को तुम कोई मर्जी दे सकते हो। ये न्यू है, डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार हुआ है, राइट? तो अब इसका फायदा क्या है सर? मैं अगर गेट कंप्यूटर साइंस में देता हूं या गेट एनवायरमेंट में देता हूं या गेट में किसी और में देता हूं, तो क्या मैं डाटा साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता मास्टर्स के लिए? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो सर इसका रिक्वायरमेंट क्यों हुआ? इसका रिक्वायरमेंट ये पड़ा है, मेरा बीटेक सिविल में मेरे को डाटा साइंस में ही जाना है, मेरा इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट पड़ा? सर मैंने बीटेक में प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैंने कुछ टूल्स लगाए, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, डाटा कलेक्ट किया, उसको मैंने यूज करके मैंने ये एक ऐप बनाई है, इससे मैंने एक टूल बना दिया, ठीक है? ये मेरे से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस डोमेन में। तो सर मेरे को ये बताइए कि मैं अगर गेट इन बीटेक इन कंप्यूटर सिविल, गेट इन सिविल
क्या मैं डाटा साइंस के लिए अप्लाई कर सकता हूं? यस कर सकते हो। तो ये पेपर क्यों स्टार्ट हुआ? ये पेपर इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना तो तुम्हें वो वहां पे मैथमेटिक्स और प्रोजेक्ट पूछता है। अब लेकिन जब तुम एमटेक डाटा साइंस स्टार्ट कर देते हो तो वहां पे तुम्हें कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, डीबीएमएस, एल्गोरिदम, मतलब एक हो गया कंप्यूटर साइंस, हो गया नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस। तो नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस को उसको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है वहां पे। तो अब उन्होंने ये बोला कि भाई अगर तुमने जाना ही इसी डोमेन में तो बाकी सारी चीजें छोड़ के इसी के गेट के पेपर की तैयारी करो, जिसमें तुम अपने बेसिक, तुम्हारे उस डाटा साइंस और एआई के फंडामेंटल तुम अपने पहले से ही क्लियर करके आओगे, तो वहां पे जाकर तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आगे बात समझे? दैट इज द रीजन व्हाई दिस गेट पेपर स्टार्टेड। इस कारण से ये क्या हुआ, गेट पेपर स्टार्ट हुआ। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल रखनी है, कोई भी एग्जाम दो जिंदगी के अंदर। पहला, गेट की रिक्वायरमेंट, कंसेप्ट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना। मेरे को नहीं पता कि आप लोग नोट्स ही फॉलो करते हो फाइनल एग्जाम के लिए, क्या करते हो, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है अगर गेट के लिए पढ़ना है, क्योंकि कंसेप्ट तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक से बनेगा, पहला चीज। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 10 बार हाथ से लगा लेने हैं, कम से कम 10 बार हाथ से लगा लेने हैं। और जब तक तुम्हें ये नहीं ना रट जाता, मैंने क्वेश्चन ओपन कर दिया सर, ये तो 2017 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है, जब तक तुम्हें क्वेश्चन देख के इतना याद नहीं हो जाता, इट मीन तब तक तुम्हारा लेवल नहीं आया प्रिपरेशन वाला। प्रिपरेशन बहुत सिंपल, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि जब तुम एक बार एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तब तो तुम्हें ये पता लगेगा तैयारी कैसे करनी है। समझ में? पहली बार तो तुमने थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट कर लिए, फिर तुमने प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट किए। तो जब तुम एक बार प्रीवियस ईयर लगा लिए, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि अच्छा तैयारी तो ये ऐसे करनी है, ये मेरे को अवॉइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछता ही नहीं, क्वेश्चन तो यहां से पूछता है, इसमें ज्यादा एफर्ट मारो। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? तीसरा चीज, टेस्टिंग की तैयारी होगी। अब टेस्ट करो अपने आप को और ये चेक करो कि मैं गलतियां कहां पे कर सकता हूं, जब मैं फाइनल एग्जाम में जाऊंगा वो गलती, मिस्टेक वहां पर रिपीट नहीं करनी है। टेस्ट का बेनिफिट ये होता है कि तुम अपनी गलतियों को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो। तीसरा पार्ट आ गया आपका टेस्ट। ये सिंपल रखनी है स्ट्रेटेजी, बस इससे सिंपल स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं है गेट एग्जाम के लिए। आगे बात समझे? इसको स्कैन करना सभी लोग, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत करना है, तुम्हारा ही फायदा है। स्कैन करना है इसको, करो करो जल्दी, सारे करो यार, तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए थोड़ा हूं यहां पे यार। बहुत इनर्शिया है, बहुत इनर्शिया। करो करो जल्दी करो सारी, मैं आपको इसका फायदा बता रहा हूं, इसमें तुम्हें फायदा क्या मिलना है। अच्छा ठीक है, कितना हो गया? हाँ 5 मिनट। अब इसको मैं पर्पस बता रहा हूं, अभी मत इसको देखने लग जाना। एक बंदा फोटो क्लिक करके ना अपने ग्रुप्स में डाल दो, वहीं से पता लग जाएगा। अब इसका पर्पस है, देखो अभी गेट के एग्जाम चल रहे हैं, पिछले वीकेंड हो गया है और अगले वीकेंड भी है, मतलब कल परसों भी गेट के एग्जाम। अब अगला जो अगले 3-4 महीने है ना, ये है पोस्ट गेट काउंसलिंग वाला प्रोसेस। एंड योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हु प्रोवाइड्स दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग बच्चों को। अब अगले 3-4 महीने ना अपने इस चैनल को ऑब्जर्व करना है ढंग से, उसमें आपको वो सारी प्रोसेस पता लग जाएगी जो मे बी आपको अगले साल या उसके अगले साल आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। बात आ गई है समझ में? आई नहीं है समझ में? तो अगले 3-4 महीने इसको ढंग से देखना है। लास्ट में एनी क्वेरी, जो भी आपका क्वेरी हो, ये आयुष तो बहुत अच्छी, आयुष से तो इंडिविजुअली करनी है डिस्कशन है। आप जाओ, बता दें, आप जा सकते हो। हाँ जी प्लीज। हाँ कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बात दे सकते हो, एज कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स का कोई लिमिट नहीं है। प्लीज वो 2 मिनट वाइंड अप कर रहे हैं, 2 मिनट बस। और कोई क्वेरी?
हाँ, अभी क्वेश्चन पूछे कि सर ये बताइए एनवायरमेंट के अंदर वेटेज किस चीज की ज्यादा है। एनवायरमेंट में टोटल 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक देखो, 30 नंबर तो फिक्स है, 15 नंबर मैथमेटिक्स, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, वो तो फिक्स है, पीछे रहेगा 70 नंबर। अब 70 मार्क्स में से जो आपका आएगा, एक तो आपका आएगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जो आप लोग पढ़ते हो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, 3 टॉपिक है। उसके बाद आपका आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो। उसके बाद आपका आ गया ग्लोबल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज, इंडिया एंड ग्लोबल, और एक टॉपिक हो रहा है मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। तो ये आपका सिलेबस है एनवायरमेंट का। तो उसमें कोई भी डिजाइन का, ये ट्रांसपोर्टेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता उसके अंदर। और इसके थ्रू तुम्हारे पास हायर स्टडीज की मल्टीपल डोमेन ओपन है। जो लोग ब्रॉड टारगेट कर रहे हैं ना, गेट एनवायरमेंट से दो, और उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है तुम्हारे पास ब्रॉड में, खास करके एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत जॉब्स है। इस चीज की वेट कर रहे हैं सर कब बोलेंगे ओके भाई, ना तुम्हारे लिए यार 5 मिनट वेट कर लो। हाँ जी, डिफेंस में आपका जिसमें बेनिफिट हो, देखो इट्स सिंपल। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सर जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कोई बेनिफिट गेट का, समझ मेरा पॉइंट? तो जो मैंने वहां पे लिखा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जाम्स, आप सीडीएस वगैरह के एग्जाम दोगे, उसमें भी टेक्निकल पार्ट आएगा, उसमें आपको बेनिफिट। क्योंकि देखो, अच्छा एक चीज मैं और बताता हूं, कल को मान लो कोई बंदों का, आप में से कईयों का इंटरेस्ट जागेगा एसएससी सीजीएल के लिए, जो बैंकिंग वाला डोमेन होता है ना। बीटेक इन कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग इज योर आइडेंटिटी, ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट है चाहे नहीं है। अगर बैंकिंग के पेपर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, तो तुम्हें वो पूछेगा कि भाई बताओ सिविल में तुमने क्या पढ़ा, इतने बैठे रहते हैं वहां पे टेक्निकल। तो अगर तुम एसएसबी के लिए भी जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, तुम्हारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली सारा पूछेगा वो। क्योंकि अगर मान लो आप सिविल का आंसर नहीं कर पाए, उसके दिमाग में एक ही थॉट जाएगा, यार 4 साल इसने लगाए, अपने ब्रांच का भी इसका नॉलेज नहीं है। तो वो ओवरऑल पर्सनैलिटी और जो नॉलेज, 2 पार्ट है, वो दोनों ग्रूम होंगे आपका इस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ, दोनों ग्रूमिंग होना आपका। लेकिन कंडीशन देखो बड़ी एक सिंपल सी है। मैं बोल रहा हूं, कल को मान लो आप लोगों ने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया, चंडीगढ़ आना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, अगर तुम ये एफर्ट नहीं ना मारोगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एफर्ट मारना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, चाहे तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो। और अगले 4-5 साल टारगेट करो, अगले 4-5 साल टारगेट करो कि तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए देने हैं, स्ट्रगल करनी है अगले 4-5 साल। क्योंकि अगले 4-5 साल तुमने लूज कर दिए तो आने वाले टाइम में स्ट्रगल है। अगर ये 4-5 साल मेहनत कर ली, स्ट्रगल कर ली, तो आने वाला टाइम तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। इट्स वेरी सिंपल। कहीं पे भी मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी आपको मेरी कोई भी बात रॉन्ग लगी है, मेरे को अभी करेक्ट कर दीजिए, सर ये आपने बात बोली थी, ये गलत है। समझ में आ रही बात? जल्दी मत करना जॉब करने की, मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दी मत करना जॉब करने की। अपनी लाइफ को दो 4-5 साल, यार 4-5 साल दो अपनी लाइफ को, बहुत अच्छा तुम्हारा करियर बनेगा। ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इस चैनल के ऊपर डली हुई है, इनको सुनो, इनको सुने, तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से बच्चा मेहनत करता है। अच्छा, अब एक मेरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूं, गेट करने का कोई नुकसान बता दो, गेट की प्रिपरेशन करने का कोई नुकसान? कि मेरा सर प्लेसमेंट हैम्पर होगा, मेरी जेई की तैयारी में हैम्पर होगा, मेरा टारगेट अब्रॉड जाना है, कोई एक मेरे को नेगेटिव बता दो जो इसका नेगेटिव है, जो इसका नुकसान है कोई? मेरे को नहीं मिला आज तक, सीरियसली। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये जो मैंने आपसे वो लिया ना आपसे डिटेल्स, इसका मैं आपको पर्पस बता रहा हूं। इसका पर्पस ये है कि जैसे हम लोग पंजाब में बहुत कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो इनका सभी का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो मैं आपको सभी को उसमें ऐड करूंगा। मैं रीजन एक ही है, मेरे को पता जो मैं बता रहा हूं भूल जाओगे ना, भूल जाओगे ना सारा, याद भी तो कराना। में हाँ नहीं बोल सकते कि हाँ नहीं सर नहीं भूलेंगे, हाँ कर रहे हैं, हाँ भूल जाएंगे। तो अब वो क्योंकि एक आपने टर्म सुनी है ना, स्पून फीडिंग, है ना, वो टाइम गया। अब स्पून फीडिंग के साथ साथ ना ये हिलाना भी पड़ता है कि चबाओ, अंदर करो। सीरियसली, मतलब ये बहुत गड़बड़ है पता सिस्टम के अंदर, मतलब लगी डायरेक्शन पकड़ ली है। अदर इस तो पहले तो मैं जब आता था ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए, तो एक अलग ही बच्चे को बहुत अवेयरनेस होती थी। आज का टाइम ये आ गया कि पता कुछ नहीं और सुनना भी कुछ नहीं चाहते, ये फैक्ट है।
और फिर अपने आप से ही एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में क्रिएट कर लेना, ऐसे बहुत आते हैं, है ना। तो इस कारण से आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होएगा, उसमें मैकेनिकल भी है। पंजाब के जितने भी कॉलेजेस में, मेरे को लग रहा है हम लोग शायद 15-20 कॉलेज तो कवर कर ही चुके हैं, वो सारे बच्चे हैं उसके अंदर। पेशेंस के साथ बैठना, तुम्हें बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां पे, बहुत इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारे सीनियर्स की, बहुत सारे बच्चों की मैंने इंटरेक्शन कर करके ना इंजीनियर्स करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, उनको भी सुनना, क्योंकि ये योरपीडिया का लिंक है, ये ईसीपी का नहीं है, योरपीडिया का है। तो इसी में स्टेट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन, स्टेट जेई, एई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा मैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चैनल पे डालता हूँ। जस्ट अभी हमने 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया है। योरपीडिया पे आती हैं चीजें नेशनल लेवल की, नेशनल लेवल एग्जाम्स, और योरपीडिया ग्लोबल में जो इंफॉर्मेशन आती है वो अब्रॉड से रिलेटेड आती है। मैं आप लोगों का एक इंटरेक्शन हमारी जो अब्रॉड की टीम है ग्लोबल से रिलेटेड, उनके साथ भी करवाऊंगा, आपको बताएंगे कि क्या तरीका जाने का। आप लोगों में से किसी का सीजीपीए 8+ है, गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड। ये टर्म तुम लोगों ने पहली बार सुनी रहेगी कि अच्छा सर डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड से भी हो सकती है। 3,500, 4,000, 3,000 पर मंथ यूएस डॉलर स्कॉलरशिप यूएसए के अंदर, और बहुत बच्चे भेजे हैं। ये 3 प्लेटफॉर्म याद रखना, इंजीनियर्स करियर पॉइंट, योरपीडिया, योरपीडिया ग्लोबल। एनी अदर क्वारी, जो भी आप लोगों को डाउट है लास्ट कर ही लेते हैं। बाकी यस डेफिनेटली यस, थोड़ी सी मैं अपनी बात भी करूं तभी सस्टेनेबल मॉडल होगा ना, कि अगर आप लोगों में से कोई भी प्रिपरेशन वगैरह करना चाहता है ना, तो मेरे पास चंडीगढ़ में आ सकता है। हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है, पटियाला सेंटर नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों को शायद ये कि हमारा पटियाला सेंटर है, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा दिया हुआ है, ईसीपी, योरपीडिया, वेबसाइट, यूट्यूब, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जो नंबर है वो मेरा ही है, राइट। एनी क्वेरी, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब तो चीजें टाइम के साथ आपको चेंज करना ही पड़ेगा ना, हाइब्रिड मॉडल है, वीकेंड वहां पे आओ, वीकडेज में इवनिंग में ऑनलाइन करो, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। बस आपको डिस्कशन करना है, ग्रुप बना लो, 5-7 लोग, 2-4 लोग, जितने भी करना चाहते हैं ग्रुप बनाओ, मेरे को कांटेक्ट करो, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। आप इंजॉय करोगे इस जर्नी को, हेक्टिक जरूर होगा थोड़ा सा, लेकिन फायदा अल्टीमेटली तुम्हारा है, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।